मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नॉवल का नाम वेपन मास्टर है। अध्याय 391 से 400। मिस कीगन, स्थिति कैसी है? कीगन के हाव भाव देखकर तांग हुआन को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। भाई तांग हुआन, इस दुनिया में जो व्यक्ति आत्मा के मार्ग में सबसे अधिक कुशल है वह वास्तव में हम तियान कबीले नहीं है बल्कि दानव भगवान फेन तियान है। कीगिंग ने अचानक एक अप्रासंगिक उत्तर दिया। लेडी कीगिंग, इसका उसकी चोटों से क्या संबंध है? तांग हुआन हैरान था। हालांकि तांग हुआन को भी कीगिंग के शब्दों के बारे में ऐसा ही महसूस हुआ। ये सच था कि दानव भगवान फेन तियान ने आत्मा विधि सत्य व्याख्या प्राप्त की थी और आत्मा के रास्ते में बेहद कुशल था। अन्यथा वह फ्लेमिंग फीनिक्स किंग को पुनर्जीवित करने में सक्षम नहीं होता और हुआनमो की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता। यदि भाग्यशाली मौका न होता तो तांग हुआन ने फेन तियान की योजनाओं को नष्ट कर दिया होता और प्राचीन तलवार शिल्पकार की अवशिष्ट आत्मा का उपयोग करके उसे कठपुतली में बदल दिया होता। भले ही उसकी आत्मा फेन तियान द्वारा घायल नहीं हुई है, लेकिन उसका उससे एक संबंध है जिसे हटाया नहीं जा सकता। जहां तक मुझे पता है, दानव कबीले के प्रत्येक युवा स्वामी की आत्मा में एक मजबूत आत्मा छाप होती है जो आत्मा के हमलों का विरोध करने में सक्षम होती है। यदि दानव कबीले के युवा स्वामी को मार दिया जाता है तो आत्मा की छाप हत्यारे पर भी चली जाएगी और फेन तियान किसी भी समय अपराधी के स्थान को महसूस करने में सक्षम हो जाएगा। तांग हुआन को अचानक समझ आ गया। घाटी के तालाब के किनारे जब उसने फेन हान पर हमला करने के लिए ब्लडरोस तलवार की कलाकृति आत्मा का इस्तेमाल किया था तो न केवल वह सफल नहीं हुआ बल्कि उसे प्रतिकूल प्रतिक्रिया भी झेलनी पड़ी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि दानव भगवान फेन तियान द्वारा फेन हान की आत्मा में एक आत्मा छाप लगाई गई थी। इसके अलावा दानव कबीले के युवा मास्टर भी एक आत्मा प्रतीक ले जा रहे हैं जिसे फेन तियान ने व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत किया था। कीगिंग ने गहरी आवाज में बोलना जारी रखा। आत्मा मुहरों का उपयोग आत्मा के हमलों से बचाव के लिए किया जाता है, लेकिन आत्मा प्रतीकों का उपयोग अन्य लोगों की आत्माओं पर हमला करने के लिए किया जाता है। आत्मा प्रतीक को सक्रिय करने वाला व्यक्ति जितना अधिक शक्तिशाली होगा, आत्मा प्रतीक की शक्ति उतनी ही अधिक विस्फोट करने में सक्षम होगी। भाई तांग हुआन, इस महिला की आत्मा प्रतीक से घायल हो गई थी। कोट, आत्मा प्रतीक। तांग हुआन का दिल धड़क उठा और उसने अवचेतन रूप से यूफेयान को देखने के लिए अपना सिर उठाया। लेडी कीगिंग सही कह रही हैं। यूफेयन ने थोड़ा सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, मैंने ये भी सुना है कि दानव कबीले के युवा मास्टर के पास एक आत्मा ताबीज है जिसे फेन तियान द्वारा परिष्कृत किया गया था और इसकी शक्ति आश्चर्यजनक है। आत्मा से कमजोर लोग इस तरह के आत्मिक हमले का सामना करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा ये आत्मा तावीज सक्रिय होने के बाद बेकार नहीं थे। इसका उपयोग करने के बाद भी ये धीरे धीरे ताकत जमा कर सकता है और 1 साल बाद इसे एक बार फिर सक्रिय किया जा सकता है। कोट, वास्तव में, कीगिंग ने आह भरते हुए कहा, उसकी चोटें बहुत गंभीर हैं। फेन हान पहले से ही 8वें चरण के शिखर पर था। उसने अनुमान लगाया कि वह अभी भी 8वीं सीढ़ी तक नहीं पहुंचा है। यदि ऐसा होता भी तो उसे हाल ही में आगे बढ़ना चाहिए था। तार्किक रूप से कहें तो अपनी ताकत के साथ जब फेन हान ने आत्मा ताबीज को सक्रिय किया और उस पर हमला किया तो उसकी आत्मा को बिखर जाना चाहिए था, लेकिन वह वास्तव में अब तक टिके रहने में सक्षम थी और अभी भी अपनी आत्मा को बरकरार रख पाई थी। ये सचमुच एक चमत्कार है। कोट, ऐसा कहकर उसने तांग हुआन की ओर देखा और असहाय होकर कहा, भाई तांग हुआन, अपनी क्षमता से मैं केवल उसकी आत्मा को और अधिक खराब होने से रोक सकती हूँ। यदि आप चाहते हैं कि वह ठीक हो जाए और जाग जाए तो वर्तमान दुनिया में फेन तियान के अलावा मुझे डर है कि केवल हमारे तियान कबीले का स्वामी ही ऐसा कर सकता है। लॉर्ड जिंग मेंग। तांग हुआन आश्चर्यचकित था और तुरंत कड़वाहट से हंसा। ये किस तरह का व्यक्ति है? क्या वह आसानी से मेरे दोस्त की चोटों का इलाज करेगा? जब वे फोजिन गॉड गुफा के प्रवेश द्वार पर थे तो काल्पनिक आंख ने एक बार कहा था कि तियान कबीले का पुराना राक्षस शायद उसका मुकाबला नहीं था। जिस बूढ़े राक्षस का उसने उल्लेख किया था वह तियान कबीले के जिंग मेंग का उल्लेख कर रहा था। कल्पना का सिद्धांत थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है। तांग हुआन के अनुमान के अनुसार इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जो बिना चोट खाए अकेले फेन तियान के खिलाफ लड़ सकता था वह जिंग मेंग था। यद्यपि टू रियल्स प्लेन में प्रकट हुआ विशेषज्ञ फेन तियान को बुरी तरह से घायल करने में सक्षम था, लेकिन फेन तियान ने उसे भी बुरी तरह से घायल कर दिया था और फिर उसे पकड़ लिया गया तथा शांत महाद्वीप में कैद कर दिया गया।
तांग हुआन एक मार्शल योद्धा था और म्यू यान भी दानव कबीले का व्यक्ति था, लेकिन जिंग मेंग एक तियान कबीले का स्वामी था। भाई तांग हुआन, आप गलत हैं। तांग हुआन के हाव भाव देखकर किंग यंग हंसी। भगवान हमेशा से तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलना चाहते थे। ये जानने के बाद कि आप स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, प्रभु ने किसी को विशेष रूप से ये निर्देश देने के लिए भेजा कि यदि मैं आपसे यहाँ मिलूं तो आपको हमारे पवित्र आत्मा महाद्वीप में अतिथि के रूप में आमंत्रित करूं। कोट। ओह। कीगिन के शब्दों के बारे में तांग हुआन ने सोचा कि वह सिर्फ विनम्र हो रही थी और उसने इसे दिल पर नहीं लिया। हालांकि दोनों तियान कुलों के बीच एक जैसी नफरत नहीं थी, फिर भी उनके बीच अंतहीन संघर्ष थे। यदि दूसरे पक्ष की युवा पीढ़ी का कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति गिर जाए तो ये दोनों कुलों के लिए खुशी का अवसर होगा। इसके अलावा जब उस दिन क्रिसेंट सिटी के बाहर उन पर घात लगाकर हमला किया गया था तो तियान कबीले के महान कबीले के बुजुर्ग म्यूकिन ज्यादा दूर नहीं थे। यदि ये तथ्य न होता कि स्पीयर सेंट के एक वरिष्ठ ये चोंगशान ने अचानक एक भयानक स्पीयर इंटेंट को सक्रिय कर दिया था और म्यूकिन को डरा दिया था, तो उसने उस दिन पहले ही अपना कदम उठा लिया होता। इस अनुभव के साथ तांग हुआन को स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं हुआ कि तियान कबीला वास्तव में उसके प्रति इतना अनुकूल था। लेकिन कीगिन ने जो कहा उसके अनुसार यदि वह म्यू यान की चोटों को ठीक करना चाहती थी तो उसे पवित्र आत्मा महाद्वीप जाना होगा। यदि यह वास्तव में उपयोगी था तो तांग हुआन इसे आजमाने की पूरी कोशिश करेगा, चाहे जोखिम कितना भी बड़ा क्यों न हो। अब समस्या ये थी कि वह घायल म्यू यान को आकाश आत्मा क्षेत्र से बाहर नहीं ला सकता था। म्यू यान के माथे पर निशान के कारण उसके लिए लुओफू विश्व और आकाश आत्मा क्षेत्र के बीच के स्थानिक मार्ग से गुजरना असंभव हो गया। भाई तांग हुआन, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कीगिंग ने मुस्कुराते हुए तांग हुआन की ओर देखा और कहा, यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो 1 और साल में जब हम इस 7 शानदार सितारा प्लेट को छोड़ देंगे, आप उसे मुझे सौंप सकते हैं। मेरे पास उसे लुओफू दुनिया से बाहर लाने के अपने तरीके हैं। कोट। आप उसे बाहर ले जा सकते हैं। तांग हुआन को बहुत आश्चर्य हुआ। यूनिवर्स रिंग। यू फेयन ने आंखें सिकोड़ते हुए अचानक कहा, अफवाह है कि तियान कबीले के पास यूनिवर्स स्पिरिट रिंग नामक एक खजाना है। रिंग के अंदर एक छोटी सी दुनिया है जिसमें जीवन के साथ आत्मा की वस्तुओं को बिना मरे रखा जा सकता है और क्यूई को पूरी तरह से अलग किया जा सकता है। लेडी यू वास्तव में अनुभवी और जानकार हैं। ये सुनकर कीगिन के खूबसूरत चेहरे पर आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने अपना सिर हिलाया और भौहों के बीच मुस्कुराहट के साथ कहा, ये वही यूनिवर्स रिंग है। 1 साल बाद जब हम इस 7 शानदार सितारा प्लेट से बाहर निकलेंगे तो मैं तुरंत भगवान को इसकी सूचना दूंगी और किसी को ब्रह्मांड वलय को लुओफू दुनिया में लाने के लिए कहूंगी, और उस समय हम इस युवती को अपने स्थानिक वलय में रखेंगे और हम स्वाभाविक रूप से उसे लुओफू दुनिया से बाहर लाने में सक्षम होंगे। तो यह ऐसा ही है। तांग हुआन ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। मैंने सोचा था कि सुमेरु जादुई अंगूठी काफी जादुई थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक तियान कबीला और एक ब्रह्मांड आत्मा अंगूठी होगी। सुमेरु जादुई अंगूठी में सभी प्रकार की वस्तुएं संग्रहित की जा सकती थीं। जिन चीजों में आत्मा थी उनमें प्रवेश ही नहीं किया जा सकता था। पौधे जैसे पौधे भी प्रवेश कर सकते थे, लेकिन वे बहुत जल्दी मुरझा जाते। हालांकि यूनिवर्स रिंग अलग थी। जब तक पौधे में जीवन है वह अपने भीतर के स्थान में जीवित रह सकता है। भाई तांग हुआन, आप क्या सोचते हैं? किंग यंग ने तांग हुआन को देखा और मुस्कुराए। यह तांग हुआन ने अवचेतन रूप से यू फेयन को झिझक से भरे चेहरे से देखा। वह और किंग यंग पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन 7 रंगीन आत्मा माउस के कारण वे लुओफू सेंट माउंटेन के पैर में थोड़ा चिंतित थे। लेकिन अब वह न केवल म्यू यान की चोटों को स्थिर करने में मदद कर सकती थी, बल्कि वह म्यू यान को इलाज के लिए तियान कबीले में लाने के लिए यूनिवर्स स्पिरिट रिंग जैसे खजाने का उपयोग करने के लिए भी तैयार थी। ये एक बहुत बड़ा उपकार था। तांग हुआन इसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। मिस कीगिन, अगर मुझे सही से याद है तो ब्रह्मांड की अंगूठी को तियान कबीले से विरासत में मिली एक यादगार वस्तु कहा जाता है और ये हमेशा भगवान के हाथों में रही है। यह अवश्य ही भगवान की आत्मा में विलीन हो गया होगा, किंतु स्वयं भगवान का इस स्थान पर आना असंभव है। यू फेयन अचानक हंसा, इसलिए यदि आप इस महिला को बाहर लाने के लिए यूनिवर्स रिंग का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस आत्मा की छाप को हटाना होगा जो लॉर्ड ने रिंग में छोड़ी थी, और फिर किसी अन्य व्यक्ति की आत्मा को रिंग में मिलाना होगा जो 30 साल का भी नहीं है, और फिर यूनिवर्स रिंग का नया मालिक बन जाना होगा। मिस कीगिन, उसकी चोटों को स्थिर करने में मदद करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने उसका इलाज करने के तरीके के बारे में सोचने में इतना प्रयास किया, आप ऐसा क्यों करेगी?
जहां तक मुझे पता है, ऐसा लगता है कि यह दूसरी बार है जब आप और मेरे कनिष्ठ भाई तांग हुआन की मुलाकात हुई है। कोट। लेडी फेयन, आपका अनुमान सही है। मेरा एक और इरादा है। कीगिंग मुस्कुराए और धीरे से कहा, मेरा इरादा वास्तव में बहुत सरल है। भाई तांग हुआन को पवित्र आत्मा महाद्वीप में आमंत्रित करना है। वह बूढ़ा आदमी भाई तांग हुआन को देखना चाहेगा। जहां तक इस यात्रा की सुरक्षा की बात है, तो तांग हुआन भाइयों को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। बेशक, चाहे भाई तांग हुआन पवित्र आत्मा महाद्वीप जाने के लिए सहमत हों या नहीं, मैं फिर भी इस महिला को बाहर लाऊंगा और बूढ़े आदमी से उसका इलाज करने के लिए कहूंगा। कोट। उसकी बातें सुनकर तांग हुआन और यूफेयान एक दूसरे को निराशा से देखने से खुद को रोक नहीं सके। कीगिन का इरादा वास्तव में यही था जो उनकी उम्मीदों से परे था। तांग हुआन की धारणा क्षमता आश्चर्यजनक थी। वह इस बात की पुष्टि करने में सक्षम था कि कीगिन बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही थी। इसके अलावा उसका लहजा अत्यंत गंभीर था, विशेषकर उसके शब्दों का उत्तरार्ध, जिसमें जरा सा भी लापरवाही भरा इरादा नहीं था। तांग हुआन का मानना था कि भले ही वह पवित्र आत्मा महाद्वीप जाने से इनकार कर दे, वह म्यूयान को बचाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगी। इससे तांग हुआन और भी अधिक हैरान हो गया। उसने सोचा कि वह सिर्फ विनम्र बन रही है और उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में सच बोल रही थी। मिस कीगिन, भगवान जिंगमेंग मेरे कनिष्ठ भाई तांग हुआन से क्यों मिलना चाहते हैं? यू फेयन ने भौहें सिकोड़ी। उसे कुछ संदेह हुआ। तांग हुआन भी इसी बात से उलझन में था। तियान कबीले जिंगमेंग एक सुपर मजबूत योद्धा था जो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहा था, और वह केवल फ्यूरियस वेव सिटी का मार्शल योद्धा था। यदि जिंगमेंग उसे देखना चाहता था, तो इसका कारण यह था कि उसकी प्रतिभा उत्कृष्ट थी। ये पूरी तरह से अकल्पनीय था। ये ज्ञात होना चाहिए कि उससे पहले यूफेयन ने भी एक प्रतिभा का खुलासा किया था जो दुनिया भर में प्रसिद्ध थी, लेकिन जिंगमेंग ने उसे पवित्र आत्मा महाद्वीप में मिलने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। मैं इसके बारे में नहीं जानता। कीगिंग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए। मिस कीगिंग, पवित्र आत्मा महाद्वीप, मैं जाऊंगा। तांग हुआन ने हल्की सांस ली और अपना निर्णय लिया। आकाश आत्मा गुप्त क्षेत्र छोड़ने के बाद मैं जितनी जल्दी हो सके पवित्र आत्मा महाद्वीप की ओर प्रस्थान करूंगा। हालांकि अभी मैं इस बात को लेकर निश्चित नहीं हूं कि मैं पवित्र आत्मा महाद्वीप तक कब पहुंचूंगा। जब तक जिंगमेंग वास्तव में म्यूयान को बचा सकता है, चाहे वह कुछ भी करना चाहे, तांग हुआन पवित्र आत्मा महाद्वीप की यात्रा करेगा। वास्तव में, यदि कीगिंग ने बदले में म्यूयान को बचाने का उपयोग किया होता, तो वह अंत में इसके लिए सहमत हो जाता। हालांकि उसने ऐसा करने का विकल्प नहीं चुना, जिसके कारण तांग हुआन पर उसके बारे में अच्छी धारणा बनी। तांग हुआन को सहमत होते देख यूफेयान के लाल होंठ थोड़े हिल गए, मानो वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। महान, चाहे वह किंग यंग हो या उसके बगल में बैठी तियान कबीले की महिला जो अब तक चुप थी, दोनों की भौहें खुशी से भर उठी थीं। कीगिंग तुरंत हंस पड़ी। भाई तांग हुआन, जल्दी या देर से कोई नुकसान नहीं है। भगवान में ये बूढ़ा आदमी हर 5 साल में लंबे समय तक बंद दरवाजे के पीछे साधना करता है। बंद कमरे में खेती करने से बाहर आए हुए उन्हें लगभग 1 साल हो गया है। कोट। ठीक है। तांग हुआन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। धन्यवाद भाई तांग हुआन, मैं इस महिला की चोटों को स्थिर करने में मदद करूंगा। जैसे ही वह बोल रही थी, कीगिंग पहले से ही म्यूयान के पास पैर मोड़कर बैठ गई थी। उसने अपने दिल को शांत किया और एकाग्र होकर अपनी सुंदर आंखें बंद कर लीं। कुछ ही क्षणों के बाद उसकी 10 पतली उंगलियां, जो तितली की तरह परिष्कृत थीं, नाचने लगी, और गहरे नीले रंग की आभा की धारियां उसकी उंगलियों से निकलकर म्यूयान की भौहों के बीच में प्रवेश कर गईं। कुछ ही देर बाद म्यूयान के मस्तिष्क से एक विचित्र क्यूई तरंग लगातार फैलने लगी, मानो वे एक रहस्यमय संगीत में गुंथ रही हों। यह समय के बारे में है। इस समय उसकी कनपटियां पसीने से भीग चुकी थीं और उसकी भौहों के बीच थकावट साफ देखी जा सकती थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम 7 शानदार सितारा प्लेट के इस 1 वर्ष के दौरान उसकी चोटें और अधिक गंभीर नहीं होंगी। धन्यवाद, मिस कीगिंग। तांग हुआन ने तांग हुआन की ओर गहरा प्रणाम किया। उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि यद्यपि कीगिंग द्वारा इस तरह इस्तेमाल किए जाने के बाद म्यूयान की आत्मा अभी भी कमजोर थी, लेकिन उसकी आत्मा से निकलने वाली आभा अब पहले की तरह रुक रुक कर नहीं आ रही थी। इसके बजाय ये पूरी तरह से स्थिर हो गया था। तांग हुआन, तुम्हें अगले साल उसकी अच्छी देखभाल करनी होगी। कोट। कुछ ही देर बाद कीगिंग और किंग यिन शालीनता से चले गए। यू फेयन ने तांग हुआन को देखा, फिर मू यान को देखा जो जमीन पर लेटा हुआ था, और खुद को ये कहने से नहीं रोक सका, जूनियर भाई तांग हुआन, एक आदमी के तौर पर आपके लिए उसकी देखभाल करना वाकई असुविधाजनक है, तो क्यों न आप इसे मुझ पर ही छोड़ दें। मैं खुद कर लूंगा।
तांग हुआन भावुक हो गया, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और हंसते हुए अपनी छाती पर बैठे उस छोटे से साथी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह आपकी देखभाल करने में मदद करता है, इसलिए ये बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है। वरिष्ठ बहन, आपको पहले प्रवेश करने के लिए 7 ग्रहों का स्थान चुनना चाहिए, दूसरों को पहले परीक्षा पास करने न दें। कोट। अभी इस विशाल तारा मंच के सतह क्षेत्र में उन 2 लोगों के अलावा जो धीरे धीरे आगे और आगे बढ़ रहे थे, केवल वह और यूफेयान ही बचे थे और बाकी सभी लोग 7 ग्रहों के अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुके थे। मूलतः मुयान को यूफेयन को सौंपना अधिक उचित था। 7 ग्रहों के देवता की परीक्षा पास करना इतना आसान नहीं होगा। यूफेयन ने हंसते हुए कहा, जूनियर भाई तांग हुआन, क्या आपको यकीन है कि आप उसकी देखभाल कर सकते हैं? बिल्कुल। कोट। यूफेयान भी अंततः चला गया था। उसने भ्रम आयाम में प्रवेश करना चुना। तांग हुआन ने म्यूयान को फिर से अपनी पीठ पर बांधने के लिए कोइलिंग ड्रैगन विप का इस्तेमाल किया और फिर उसकी आंखें आसपास के वातावरण को स्कैन करना जारी रखा। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के 5 तत्वों को समझा। स्वर्ग और पृथ्वी के 5 तत्वों का अर्थ आत्मा की गोली में एकीकृत किया गया था। तबाही, सितारा, सितारा, सितारा। चाहे 5 ग्रहों के बीच में कोई भी स्थान हो, तांग हुआन के लिए ये ठीक था। हालांकि एक पल के लिए विचार करने के बाद तांग हुआन अंततः सूर्य द्वार की ओर बढ़ा और सूर्य स्थान से जुड़ने वाला धनुषाकार प्रवेश द्वार तांग हुआन की पसंद था। मेहराब के भीतर अंतरिक्ष में लहरों की तरह तेजी से उतार चढ़ाव होने लगा। उंगली चटकाने में जितना समय लगता है, तांग हुआन का आकार पहले ही उसमें समा चुका होता है। अगले ही पल तांग हुआन ने जमीन पर पैर रखा और एक सुनहरे स्थान में प्रवेश किया। एक अत्यंत शक्तिशाली आभा सभी दिशाओं से आई और डेंटियन के भीतर नौयांग दिव्य भट्टी तुरंत प्रभावित हुई और तेजी से घूमने लगी। तांग हुआन का दिमाग घूम गया और उसने अवचेतन रूप से चारों ओर देखा। अंदर का स्थान बहुत बड़ा नहीं था, केवल 100 मीटर के दायरे में। उसके पैरों के नीचे चमकदार और पारदर्शी सुनहरी जेड डिस्क का एक टुकड़ा था और इस विशाल जेड डिस्क के चारों ओर धुंधला और सुनहरा कोहरा था। इस क्षेत्र के मध्य में एक स्वर्ण वेदी थी जो वेदी के शीर्ष पर खड़ी थी। प्रत्येक परत पिछली परत से छोटी थी, जो 9 स्तरों तक पहुंचती थी। प्रत्येक मंजिल लगभग 3 मीटर ऊंची थी और 9वीं मंजिल पर स्वर्ण वेदी की ऊंचाई लगभग 30 मीटर थी। इसके अलावा प्रत्येक परत की दीवारों पर स्वर्ण मूर्तियां उकेरी गई थीं। वर्तमान में तांग हुआन से पहले आए सभी साथी गोलाकार वेदी पर एकत्र हो गए थे। उनमें मार्शल योद्धा, तियान कबीले के जादूगर और 2 दानव कबीले और राक्षसी लोग भी थे। तांग हुआन को इसमें शामिल करने पर कुल 15 लोग थे जिन्होंने सूर्य स्थान को चुना था। वे सभी पुरुष थे। जाहिर है म्यूयान उन्हें गिनने में सक्षम नहीं होगा। तांग हुआन के कदम चले और वह गोल वेदी के नीचे पहुंच गया। इस समय डेंटियन के भीतर नौयांग दिव्य भट्टी पहले से ही और भी अधिक तीव्रता से घूमना शुरू हो गई थी। उनके आगमन से भीड़ में स्तब्धता छा गई। तांग हुआन की ताकत और प्रतिभा से हर कोई परिचित था। अब जबकि उन्होंने भी सूर्य अंतरिक्ष में प्रवेश करने का निर्णय लिया था, सभी को तुरंत दबाव का तीव्र एहसास हुआ। हालांकि सभी लोग जल्दी ही शांत हो गए और अपना ध्यान दीवार पर बनी सुनहरी आकृति पर केंद्रित करने लगे। सन स्पेस का मूल्यांकन पास करना इतना आसान नहीं था। दूसरी ओर 2 दानव कबीले के लोग डर से कांप रहे थे क्योंकि वे तांग हुआन से बचने के लिए अवचेतन रूप से गोल वेदी के पीछे चले गए थे। तांग हुआन को आसपास के माहौल की परवाह नहीं थी। गोल वेदी के साथ साथ चलते हुए उसने एक घेरा बनाया और दूसरों की नजरों से बचता हुआ तेजी से आगे बढ़ा। उसके बाद तांग हुआन ने कोड़ा खोल दिया और म्यूयान को नीचे गिरा दिया। फिर उन्होंने सुमेरु जादुई अंगूठी से सच्ची अग्नि आत्मा वसंत जल वाली बोतल और गोल समलन गोली वाली जेड बोतल निकाली और उन्हें इंद्रधनुष आत्मा माउस को दे दिया। इस जगह पर अगर कोई कुछ खाए पिए भी नहीं तो भी भूख से मर जाएगा। अब खेती नहीं कर सकता, वह वास्तविक क्यूई को प्रसारित नहीं कर सकता या इसका सही उपयोग नहीं कर सकता। गोल समलन गोली लेने के बाद औषधीय शक्ति को अवशोषित करना मुश्किल होगा। सौभाग्य से तांग हुआन के पास अभी भी बहुत सारा ट्रू फायर स्पिरिट स्प्रिंग वाटर था और इसका इस्तेमाल अभी के लिए किया जा सकता था। इस तरह के तरल खजाने का प्रभाव गोल समलन गोली से बहुत बेहतर था। जहां तक सकुलर फ्यूजन पिल की बात है जिसे तांग हुआन ने निकाला था, वह 7 रंग वाले स्पिरिट माउस के लिए भोजन था। तांग हुआन ने अभी अभी म्यूयान को सच्ची अग्नि आत्मा झरने के पानी की एक बूंद पिलाई थी। उसे पता था कि क्या करना है। छोटे लड़के को सच्ची अग्नि आत्मा झरने और गोलाकार समलन गोली की रक्षा करने की चेतावनी देने के बाद तांग हुआन मुड़ा और गोल वेदी की दीवार पर चला गया। तांग हुआन से लगभग 1 या 2 मीटर पीछे 7 रंग वाला आत्मा चूहा जमीन पर बैठा था, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। हालांकि उसकी 2 आंखें सतर्कता से इधर उधर घूम रही थीं।
कुछ देर तक गुप्त रूप से देखने के बाद तांग हुआन पूरी तरह से शांत हो गया और दीवार पर बनी सुनहरी आकृति पर ध्यान केंद्रित किया। ऐसा प्रतीत होता है कि जब वह स्वर्ण वेदी के पास पहुंच रहा था तो तांग हुआन को सूर्य अंतरिक्ष द्वारा दिए जा रहे संदेश की एक झलक मिल गई थी, जिससे तांग हुआन को काफी कुछ समझ में आ गया। गोलाकार वेदी के शीर्ष पर पहुंचना सूर्य अंतरिक्ष परीक्षण में उत्तीर्ण होने के समान माना जा सकता है, और तथाकथित परीक्षण भी बहुत सरल था। यह विचार करते हुए तांग हुआन ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अपने सामने खड़ी सुनहरी आकृति पर दबाव डाला। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। बूम। डेंटियन के भीतर नौयांग दिव्य भट्टी की घूर्णन गति अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई थी। इस तरह की स्थिति बहुत कम देखने को मिलती थी। हालांकि इससे तांग हुआन को और अधिक आश्वस्ति मिली कि वह अन्य 5 स्थानों पर नहीं गया था और इसके बजाय उसने सूर्य स्थान को चुना था। वह सही जगह पर आया था। बज़। लगभग उसी क्षण जब उसकी हथेली ने दीवार को छुआ, वह सुनहरी आकृति लहर की तरह हिलने लगी और उसकी तीव्र चीख विशाल अंतरिक्ष में गूंज उठी। बहुत जल्दी वह सुनहरी आकृति एक जीवित आत्मा वस्तु बन गई और तुरंत ही सुनहरी रोशनी की एक गेंद में तब्दील हो गई, जो गोल वेदी की दीवार से बाहर निकली, तांग हुआन की दाहिनी हथेली को ढकते हुए और फिर तेजी से एक ज्वार की तरह ऊपर की ओर फैल गई। कुछ ही देर बाद तांग हुआन अपने हथियार के साथ प्रकाश में आ गया। गोल वेदी के चारों ओर अन्य 3 कुलों के विशेषज्ञ तुरंत चिंतित हो गए। कुछ ही क्षणों के बाद कुछ लोग अनजाने में ही उस आवाज का पीछा करते हुए उस ओर चले आए। क्या ये बहुत तेज नहीं है? कोट। तांग हुआन को देखकर, जो एक सुनहरे आदमी में बदल गया था, एक मजबूत शरीर वाला मानव कबीला मदद नहीं कर सका, लेकिन आश्चर्यचकित था। अन्य मानव कबीले और तियान कबीले के जादूगर ये दृश्य देखकर अचंभित रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अंदर प्रवेश करने के बाद सभी को चमत्कारिक रूप से समझ आ गया कि सूर्य अंतरिक्ष का परीक्षण कैसे किया जाए। दीवार पर बनी सुनहरी आकृति किसी प्रतिद्वंद्वी जैसी थी। एक बार इसे सक्रिय कर दिया जाए तो उपयोगकर्ता और प्रतिद्वंद्वी दोनों ही भ्रामक स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। यदि कोई अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा देता है तो वह प्रतिद्वंद्वी की शक्ति को अवशोषित करने और भ्रामक स्थान से बच निकलने में सक्षम हो जाएगा। इसका मतलब यह था कि वह पहली परीक्षा में पास हो गया था। उस समय वह गोल वेदी के दूसरे स्तर पर चढ़ने और दूसरे परीक्षण से गुजरने में सक्षम होगा। बेशक अगर वह अपने प्रतिद्वंद्वी से हार गया तो वह भी भ्रामक अंतरिक्ष से बच निकलने में सक्षम होगा। यदि वह आगे भी परीक्षा जारी रखना चाहता है तो उसे दोबारा परीक्षा शुरू करनी होगी। सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह थी कि अब तक वे अपने विरोधियों को सफलतापूर्वक परास्त नहीं कर पाए थे। शुरू में उन्होंने सोचा था कि ये प्रक्रिया सभी के लिए बेहद कठिन होगी। इस वजह से जब उन्हें पता चला कि तांग हुआन ने भी सूर्य स्थान को चुना था तो वे अपनी मनस्थिति को तुरंत समायोजित करने में सक्षम हो गए। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि थोड़ी ही देर बाद तांग हुआन ने अपने प्रतिद्वंद्वी को पहले ही भड़का दिया था। इस समय तांग हुआन भ्रामक स्थान के अंदर अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ रहा होगा। यह उस पुरुष ने ये कैसे किया? कोट। कोई आशा नहीं है, कोई आशा नहीं है। तांग हुआन की गति इतनी तेज है, हम उसके सामने स्वर्ण वेदी के उच्चतम स्तर तक कैसे पहुंच सकते हैं? अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं 7 शानदार द्वार में बदल गया होता। कोट। लगभग सभी मानव कबीले और तियान कबीले के जादूगर इकट्ठे हो गए थे। वे सभी असहायता से भरे चेहरों के साथ फूट फूट कर हंस रहे थे। वह मूल रूप से तांग हुआन के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था, लेकिन कुछ ही समय बाद तांग हुआन ने बेरहमी से उनके सिर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उनका सारा आत्मविश्वास खत्म हो गया। काफी देर के बाद भीड़ अंततः सिर झुकाकर तितर बितर हो गई, जब तक कि वे तांग हुआन को नहीं देख सके और रुक गए। जहां तक म्यू यान और तांग हुआन के पीछे मौजूद रेनबो स्पिरिट माउस की बात है, हालांकि वे उसे देख सकते थे, लेकिन उस समय उन्होंने उस पर ध्यान देने में पूरी तरह से रुचि खो दी थी। जब वे चले गए तो दूसरी ओर से दानव कबीले के 2 विशेषज्ञ प्रकट हुए। उनकी आंखों से एक भयावह रोशनी निकल रही थी। लेखक का नोट: मैंने पहले ही संपादक लड़की से इस बारे में पूछा है। पिछले आयोजन का पुरस्कार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समान रूप से वितरित किया जाएगा। सभी लोग चिंतित मत होइए। जी। म्यू यान के बगल में रेनबो स्पिरिट माउस को खतरे का आभास हो गया था और वह तुरंत चीख पड़ी क्योंकि उसका नाजुक और सुंदर शरीर तेजी से फैल गया था। दोनों दानव कबीले के विशेषज्ञ भयावह रूप से हंसे, जिसके बाद वेयरवुल्फ रेनबो स्पिरिट माउस की ओर दौड़ा, जबकि 8वें चरण का राक्षसी आदमी भी आगे बढ़ा। उसकी दाहिनी मुट्ठी, जो पहले से ही तराजू से ढकी हुई थी, तांग हुआन की पीठ पर जोरदार बल के साथ मुक्का मारा। जहां भी उसकी मुट्ठी गुजरती, शक्ति क्यों बढ़ जाती और ध्वनि लगातार गूंजती रहती। रुकना। जब उसने रेनबो स्पिरिट माउस की चिंतित चीख सुनी
तो उसने इसे अनदेखा करना चाहा, लेकिन अंत में वह अपने दिल में जिज्ञासा को दबाने में असमर्थ रहा। वह तेजी से क्षैतिज रूप से कुछ मीटर आगे बढ़ा और उस पर एक नज़र डालने से पहले ही उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। तांग हुआन निश्चित रूप से भ्रामक अंतरिक्ष में डूबा हुआ था और अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ लड़ रहा था। उसका शरीर बिल्कुल भी नहीं हिला, जैसे कि उसने दानव कबीले विशेषज्ञ के हमले को बिल्कुल भी नहीं सुना हो। यदि घाटी में अचानक उथल पुथल न होती तो अधिक दानव कबीले के लोग मारे गए होते। अब बड़ी मुश्किल से वह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, साथ शानदार सितारा प्लेट तक पहुंचा और वास्तव में तांग हुआन पर हमला करने का अवसर भी लिया, जबकि वह इसके लिए तैयार नहीं था। ये लोग सचमुच घृणित हैं। यद्यपि वह मोटा आदमी तांग हुआन के प्रदर्शन से आश्चर्यचकित और उदास था, वह भी उसी कबीले से था और उसे दानव कबीले के हाथों ऐसी दयनीय मौत मरते हुए नहीं देखना चाहता था। यह अफसोस की बात थी कि वह और तांग हुआन एक दूसरे से बहुत दूर थे, जबकि 8वें चरण का राक्षसी व्यक्ति पहले से ही तांग हुआन के बहुत करीब था। यदि वह पूरी ताकत से भागता भी रहे तो भी ये बेकार होगा। वह केवल देख सकता था कि राक्षस की विशाल मुट्ठी तांग हुआन की पीठ पर कैसे गिर रही थी। हालांकि अगले ही पल वह मोटा आदमी अपनी आंखें खोलकर अपने कदम रोक नहीं सका। आहे! तीव्र टक्कर की अपेक्षित ध्वनि नहीं सुनाई दी। वास्तव में जो आवाज आई वह एक दयनीय चीख थी। जिस क्षण उसकी मुट्ठी ने तांग हुआन की पीठ को छुआ, वेदी के शीर्ष पर स्थित 2 मीटर ऊंचे स्वर्णिम जैद स्तंभ से एक सुनहरी रोशनी निकली, जिसने रूपांतरित राक्षस को घेर लिया। तेज सुनहरी रोशनी में स्तर 8 के राक्षसी मनुष्य का शरीर चिलचिलाती धूप में बर्फ की तरह तुरंत पिघल गया। राक्षसी उल्का 8वें चरण का वेवोल्फ सदमे से पीला पड़ गया, क्योंकि उसके तीखे पंजे, जो रेनबो स्पिरिट माउस पर निशाना साध रहे थे, अचानक हवा में ही रुक गए। रेनबो स्पिरिट माउस भी अचंभित रह गया क्योंकि उसने अपना मुंह पूरा खोल दिया था। उसकी आंखें उसके सामने ही सुनहरे प्रकाश से आच्छादित आकृति को घूर रही थीं। पलक झपकते ही लेवल 8 का राक्षसी आदमी बिना किसी निशान के गायब हो गया। एक भी बाल या तराजू पीछे नहीं बचा। अच्छा, मैंने कहा। तांग हुआन को स्पष्ट रूप से पता था कि दानव कबीला आसपास था, लेकिन फिर भी उसने बिना हिले डुले वहां निडर होकर खड़े रहने का साहस किया। ये पता चलता है कि 7 ग्रहों के आयाम में प्रवेश करने के बाद वह कोई कदम नहीं उठा सकता था, क्योंकि जिस क्षण वह कोई कदम उठाता उसे 7 ग्रहों के अंतरिक्ष द्वारा मार दिया जाता। ये हास्यास्पद है कि वह कमीना अभी भी हमारा फायदा उठाना चाहता था, अपनी जान गंवाना चाहता था। हा 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 हा। चीख 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 चीख। 7 रंग वाला आत्मा चूहा भी अपने सदमे से उबर गया। उसने अपनी आंखें घुमाई, अपने दांत दिखाए और वेवोल्फ की ओर मुंह बनाया। ऐसा लगा जैसे उसे खुद पर गर्व हो रहा हो। 8वें चरण का वेवोल्फ अचानक जाग उठा। उसकी आंखों में अछूता भय भरा हुआ था। उसने रेनबो स्पिरिट माउस को तीखी नजरों से देखा, लेकिन दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उस हटे कट्टे आदमी की जोरदार हंसी के बीच 8वीं सीढ़ी का वेवोल्फ घबराकर भाग गया और थोड़ी देर में गोल वेदी के पीछे पहुंच गया। मानव कबीले और तियान कबीले के जादूगर, जो प्रतिक्रिया देने में थोड़े धीमे थे, उन्हें भी अंततः समझ में आ गया कि इस समय क्या हो रहा है, और वे आश्चर्य में अपनी जीभ चटकाने लगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि 7 ग्रहों के भगवान में ऐसा भी नियम होगा। इस तरह वह बिना किसी परेशानी के परीक्षण में भाग ले सकेगा। मुझे आश्चर्य है कि तांग हुआन कितनी जल्दी पहला स्तर पार कर पाएगा। कौन परवाह करता है कि कितने दिन हैं, मैं अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को सक्रिय करने का तरीका सोचना चाहता हूं। यह सही है, भले ही मैं शीर्ष तक नहीं पहुंच पाऊं, लेकिन कुछ और परीक्षण पास करने से मेरी ताकत काफी बढ़ जाएगी। इस बार मैं 5वीं मंजिल पर पहुंचकर संतुष्ट हो जाऊंगा। कोट कोट डॉट 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 कोट। सभी लोग अपने मूल स्थानों की ओर लौटते हुए बुदबुदाने लगे। तांग हुआन वास्तव में वैसा ही था जैसा कि सभी ने उम्मीद की थी। वह स्वयं को एक भ्रमपूर्ण स्थान में डुबो रहा था। जिस क्षण उसका शरीर सुनहरी रोशनी से घिरा, तांग हुआन को एहसास हुआ कि वह 1 दर्जन मीटर के दायरे वाले सुनहरे स्थान में था। इसके तुरंत बाद एक सुनहरी आकृति घनीभूत होकर उसके सामने बन गई। चाहे वह रूप हो या शरीर, वे सभी तांग हुआन के समान ही थे। गोल्डन मैन ने एक शब्द भी नहीं कहा और तोप के गोले की तरह तांग हुआन की ओर दौड़ा। तांग हुआन को व्यावहारिक रूप से कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, क्योंकि उसने अपने हाथ से ड्रैगन और फीनिक्स लांस को बाहर निकाल लिया। लेकिन जैसे ही उसने भाला निकाला, तांग हुआन इतना हैरान हुआ कि उसका जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया। जिस गति से उसने ड्रैगन और फीनिक्स भाले को फेंका वह उसकी अपेक्षा से अनगिनत गुना धीमी थी। वह उच्च श्रेणी के हथियार की शक्ति को उन्मुक्त करने में पूरी तरह से असमर्थ था। तांग हुआन के हाथों में ड्रैगन और फीनिक्स भाला व्यावहारिक रूप से एक साधारण हथियार से अलग नहीं था। बम। जब तांग हुआन अचंभित था, तो सुनहरे आदमी ने केवल लापरवाही से अपना हाथ हिलाया था, जिससे ड्रैगन और फीनिक्स भाले बाहर आ गए थे।
सुनहरे आदमी की कसी हुई मुट्ठी बिजली की गति से तांग हुआन के पेट पर जा गिरी। तांग हुआन को ऐसा लगा जैसे वह किसी उल्कापिंड से टकरा गया हो जो स्वर्ग से उड़कर आया हो। उसने तुरंत अपना शरीर झुकाया और पीछे की ओर उड़ गया, अपने पीछे 10 मीटर से अधिक दूर सुनहरी दीवार से टकराया और फिर जोर से जमीन पर घुटने टेक दिए। उसके पेट में तेज दर्द हुआ और उसकी अंतड़ियां ऐसी लग रही थीं जैसे मुक्का मारने से वे टूट गई हों। क्या चल रहा है? तांग हुआन का चेहरा सदमे और अविश्वास से भरा था। गोल्डन मैन के कार्यों को देखते हुए वह संभवतः केवल एक स्टेज 1 मार्शल शिष्य था, लेकिन अब उसे वास्तव में एक स्टेज 1 मार्शल शिष्य द्वारा ऐसी दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया गया था। हालांकि उसकी हालत को भांपकर तांग हुआन दंग रह गया। इस समय उसके दानतियन में 5 रंगों वाली आध्यात्मिक गोलियां पहले ही गायब हो चुकी थीं। 9 आध्यात्मिक मेरिडियन में से केवल 3 को एक साथ जोड़ा गया था। वे 3 आध्यात्मिक मेरिडियन भी बहुत छोटे थे। उनमें मौजूद असली क्यूई की संख्या न केवल दयनीय रूप से छोटी थी, बल्कि दयनीय रूप से कमजोर भी थी। ये सूर्य अंतरिक्ष में प्रवेश करने से पहले की स्थिति से पूरी तरह अतुलनीय था। इतना ही नहीं, निर्वाण पवित्र अग्नि भी गायब हो गई थी, लेकिन सौभाग्य से नौयांग दिव्य भट्टी अभी भी वहां थी। केवल 3 आध्यात्मिक मेरिडियन एक साथ जुड़े हुए थे और वास्तविक क्यूई की संख्या कम और कमजोर थी। मेरी ताकत इस स्तर तक कैसे गिर गई है? स्टेज 1 मार्शल शिष्य। ये 4 शब्द अचानक तांग हुआन के दिमाग में कौंध गए। पलक झपकते ही उसे अचानक एहसास हुआ कि सूर्य स्थान की इस पहली परत में उसके प्रतिद्वंद्वी के पास केवल स्टेज 1 मार्शल शिष्य की ताकत थी, जबकि उसकी अपनी ताकत स्टेज 1 मार्शल शिष्य के बराबर गिर गई थी। ये परीक्षण वास्तव में 2 स्टेज 1 मार्शल डिसाइपल के बीच एक प्रतियोगिता थी। जब उसे समझ में आया कि क्या हो रहा है, तो तांग हुआन की अभिव्यक्ति अत्यंत अजीब हो गई और वह वास्तव में यह नहीं समझ पाया कि हंसे या रोए। फुट। ठीक इसी समय लेवल 1 गोल्डन मैन फिर से आगे बढ़ा। उसकी सुनहरी मुट्ठी बेरहमी से तांग हुआन की गर्दन पर टूट पड़ी। तेजी से आती हुई उस सुनहरी मुट्ठी ने तांग हुआन को अचानक जगा दिया। अपनी हथेली से जमीन पर थपथपाते हुए वह अपने पेट में तेज दर्द को सहन करते हुए कुछ मीटर दूर बाईं ओर उछला, फिर पलटा और जमीन पर मजबूती से गिरा। हालांकि बिना अपना सिर पीछे घुमाए उसके हाथों में मौजूद ड्रैगन और फीनिक्स लांस बिजली की तरह पीछे की ओर उछले। क्लैंग। धातुओं के टकराने की आवाज गूंज उठी। तांग हुआन ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। जैसे ही उसने अपना भाला निकाला, वह पलटा और पाया कि पहले कदम पर खड़े सुनहरे आदमी के हाथ में भी वैसा ही ड्रैगन और फीनिक्स भाला था। इस समय वह सुनहरा ड्रैगन और फीनिक्स भाला आकाश से बुरी तरह से नीचे गिरा, जिससे बहुत तेज सीटी जैसी आवाज उत्पन्न हुई। इस संबंध में हालांकि तांग हुआन कुछ हद तक आश्चर्यचकित था, लेकिन वह तुरंत समझ गया। यद्यपि उसे मारा गया था, फिर भी उसे तीव्र और वास्तविक दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसके दिल में ये बात बहुत स्पष्ट थी कि ये केवल एक भ्रामक स्थान था, यहाँ सब कुछ भ्रामक था। लेकिन यदि वह इस भ्रामक स्थान से बाहर निकलना चाहता था तो उसके पास केवल 2 ही रास्ते थे। क्लैंग। दोनों ड्रैगन और फीनिक्स भाले एक बार फिर टकराए, लेकिन जैसे ही वे एक दूसरे से टकराए, लगभग तुरंत ही अलग हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी चाल बदली और एक बार फिर एक दूसरे पर हमला कर दिया। डिंग। क्लैंग। 1 दर्जन मीटर से अधिक के दायरे में 2 आकृतियां उछल कूद कर रही थीं। उनकी गति अत्यंत तीव्र थी। उनके हाथों में पड़े लंबे भाले बार बार हिंसक रूप से टकरा रहे थे। एक के बाद एक जोरदार और स्पष्ट टक्कर की आवाज गूंजी। लगभग 1 दर्जन सांसों के बाद वे दोनों अपने ड्रैगन और फीनिक्स भालों से दर्जनों बार भिड़ चुके थे। तांग हुआन की भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। यह आदमी मूलतः अपना ही संस्करण प्रस्तुत कर रहा था। 3 आध्यात्मिक मेरिडियन खोलने के बाद तांग हुआन की वास्तविक क्यूई पहले ही औसत चरण एक मार्शल शिष्य से कहीं आगे निकल गई थी। हालांकि पहले चरण का ये गोल्डन मैन उसे एक वास्तविक क्यूई बनाने के लिए एक टेम्पलेट के रूप में उपयोग कर रहा था और उससे बिल्कुल भी कमतर नहीं था। हालांकि दोनों ने कोई आक्रामक कौशल का उपयोग नहीं किया, फिर भी वे बेहद भयंकर थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम हार सकते हैं। तांग हुआन का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसे पहले ही एहसास हो गया था कि पहले चरण के स्वर्ण पुरुष की असली क्यूई लगभग असीमित थी, जबकि उसके शरीर में असली क्यूई लगातार कमजोर हो रही थी। एक बार जब असली क्यूई पूरी तरह से समाप्त हो गई, तो पहले चरण के गोल्डन मैन को हराना लगभग असंभव था, इसलिए उसे दूसरा रास्ता सोचना पड़ा। क्लैंग। कान फाड़ देने वाली ध्वनि के साथ दोनों ड्रैगन और फीनिक्स भाले एक बार फिर अलग हो गए। बस इस पल में एक विचार अचानक तांग हुआन के दिमाग में कौंध गया। उसने अचानक सोचा कि उसके सामने स्वर्ण रैंक वाले योद्धा अपने ड्रैगन और फीनिक्स भाले का उपयोग करके उसी भाले को बदल सकते हैं और छीन सकते हैं, लेकिन वह कभी भी डांटियन की लंबे समय से मौजूद नौयांग दिव्य भट्टी का निर्माण नहीं कर पाएंगे।
बीच में मन निर्देश देता है, 1 सेकंड में नौ यांग दिव्य भट्टी पहले से ही तेजी से घूमना शुरू कर दिया था। ची। अगले ही क्षण तांग हुआन आगे बढ़ा, उसके हाथों में मौजूद ड्रैगन और फीनिक्स लांस धनुष से छूटते हुए तीरों की तरह बाहर निकल आए। लेवल 1 गोल्डन मैन ने सहजता से अपना हाथ उठाया और उसे दूर धकेल दिया। लेकिन ठीक इसी समय उसके हाथ में पकड़े भाले के सिरे को तांग हुआन की आकृति ने पकड़ लिया और फिर उसे जोर से खींचा। गोल्डन मैन ने स्पष्ट रूप से तांग हुआन से ऐसा करने की उम्मीद नहीं की थी। वह तुरंत आगे बढ़ा, अपने भाले को पकड़कर उसने अपने शरीर को घुमाया। एक पल में वह पहले से ही गोल्डन मैन के सामने था, उसकी मुट्ठी बिजली की तरह चमक रही थी। गोल्डन मैन ने जल्दी से अपना भाला फेंक दिया और उसकी ओर एक मुक्का मारा। बम। दोनों मुट्ठियां भयंकर रूप से टकराईं। नौ यांग दिव्य भट्टी के संचलन के तहत तांग हुआन के शरीर में असली क्यूई और भी तेजी से फट गई, जिससे वह एक पल के लिए भी इसे सहन करने में असमर्थ हो गया। इसके अलावा वह केवल जल्दबाजी में हमले का सामना कर रहा था, इसलिए वह कुछ कदम पीछे हट गया। बम। तांग हुआन के अगले मौके से गोल्डन मैन हवा में उछल गया। तांग हुआन ने बिना रुके उसका पीछा किया। उसका तीसरा मुक्का हवा में सीटी बजाता हुआ निकला। छोटी सी जगह में भीषण टक्कर की आवाज गूंजने लगी। उस गोल्डन मैन ने गलत कदम उठाया था, जिससे उसे सब कुछ खोना पड़ा। अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं बची थी। दोनों की वास्तविक क्यूई समान शक्ति की थी, लेकिन तांग हुआन के पास नौ यांग दिव्य भट्टी का अतिरिक्त लाभ था, इसलिए भले ही वे उस पर केवल भंडारण शक्ति का उपयोग कर रहे थे, गोल्डन मैन अभी भी नुकसान में रहेगा। इसके अलावा मुट्ठियों की पहली टक्कर के बाद ही वह निष्क्रिय अवस्था में आ चुका था। बम। एक और मुक्का लगने के बाद गोल्डन मैन उड़ गया। उसकी पीठ दीवार से जोर से टकराई और फिर नीचे फिसल गई। तांग हुआन तेजी से आगे बढ़ा और हल्की सीटी बजाकर उसने अपना 16वां हमला किया। हालांकि जैसे ही उसकी मुट्ठी गोल्डन मैन से टकराने वाली थी, उसने न तो चकमा दिया और न ही हमला किया। इसके बजाय उसका शरीर लहर की तरह तेजी से मुड़ने लगा। विजय। तांग हुआन चौंका और तुरंत ही उसे एहसास हुआ कि वह बहुत खुश है। 10 या उससे अधिक घूंसे मारने के बाद उसने अपने शरीर की सारी असली क्यूई लगभग समाप्त कर ली थी। यदि उसे इतने घूंसे मिले होते तो गोल्डन मैन ठीक हो जाता। यदि ऐसा होता तो तांग हुआन को संभवतः एक और मुकदमे से गुजरना पड़ता। अगले ही क्षण वह सुनहरा व्यक्ति प्रकाश की एक सुनहरी किरण में परिवर्तित हो गया और तांग हुआन की ओर झपटा। तांग हुआन ने पीछे नहीं हटते हुए सुनहरी रोशनी को अपने शरीर में प्रवेश करने दिया। पलक झपकते ही अंतरिक्ष ढहने लगा। हल्के से कांपते हुए तांग हुआन को होश आया और उसने ऊपर देखा। उसकी दृष्टि में अभी भी सुनहरी दीवार थी और उसके शरीर को ढंकने वाली सुनहरी रोशनी की परत भी गायब हो गई थी। ये स्पष्ट था कि यह वही था जिसे उसने भ्रमात्मक स्थान में देखा था। ये पहले ही तांग हुआन के शरीर में प्रवेश कर चुका था। इस तरह का परीक्षण काफी दिलचस्प है। मायावी स्थान के प्रथम स्तर के अंदर हर किसी की शक्ति बहुत कम हो जाएगी। चूंकि मानव कबीला प्रथम चरण का मार्शल शिष्य था, इसलिए तियान कबीले का जादूगर प्रथम श्रेणी का शिष्य होगा और दानव कबीले का जादूगर प्रथम श्रेणी का दानव हथियार होगा। बहुत कम लोग 8वें चरण के शक्तिशाली व्यक्ति से पहले चरण के छोटे पात्र में अचानक हुए परिवर्तन को स्वीकार कर पाएंगे। कई लोगों को इस परीक्षा में सफल होने से पहले एक बार या लगातार कई बार असफल होना पड़ सकता है। यदि तांग हुआन के पास 9 यांग दिव्य भट्टी नहीं होती तो यह अपवाद नहीं होना चाहिए। अब भले ही वह जीत गया, लेकिन ये केवल एक मामूली जीत थी। पहली मंजिल पर स्टेज 1 मार्शल डिसाइपल होना चाहिए और दूसरी मंजिल पर स्टेज 2 मार्शल डिसाइपल होना चाहिए। जहां तक 9वीं मंजिल की बात है तो ये स्टेज 9 मार्शल सेंट होना चाहिए। तांग हुआन को धीरे धीरे एहसास हुआ कि सबसे कठिन परीक्षा 9वीं मंजिल पर होगी। भ्रामक स्थान के उस स्तर में तांग हुआन और उसके प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से चरण 9 मार्शल संत थे, लेकिन तांग हुआन वास्तव में अभी भी चरण 8 मार्शल लॉर्ड था। जहां तक स्टेज 9 मार्शल सेंट के पास क्या तरीके थे, इसका उसे बिल्कुल भी पता नहीं था, तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ कैसे लड़ सकता था। हालांकि उसने अभी केवल पहला स्तर ही पार किया था, इसलिए उसे जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पलक झपकते ही तांग हुआन ने पीछे मुड़कर देखा। म्यू यान अभी भी चुपचाप जमीन पर लेटा हुआ था, जबकि 7 रंग वाला आत्मा चूहा एक तरफ बैठा था, मानो वह अपना काम कर रहा हो। तांग हुआन को देखते हुए छोटा लड़का उत्साह से खड़ा हो गया और ZZZ ध्वनि निकाली। इसे इस तरह देखकर तांग हुआन जोर से हंस पड़ी। वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन जियाओ बुदियन को याद किया और यह नहीं जानती थी कि वह अभी तक जाग गया है या नहीं। फैंग मिंग भी थी, उसकी ताकत किस हद तक ठीक हो गई थी। PS पिछले महीने भी मासिक टिकटों का प्रथम स्थान विजेता था। अपने समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नया महीना आ गया है, आइए आगे बढ़ते रहें।
जब मासिक टिकट जारी हों तो हथियार मास्टर के लिए वोट करना न भूलें। इसके अतिरिक्त द ग्रेट हेडोनिस्ट वर्तमान में पैनकेक भेजने के लिए एक कार्यक्रम कर रहा है, इसलिए आप पुस्तक अनुभाग के शीर्ष पृष्ठ पर टिप्पणियों को देख सकते हैं और इस अभियान में शामिल हो सकते हैं। ओह, गोल वेदी के नीचे दर्जन भर लोगों में से 10 लोग सुनहरे प्रकाश से ढके हुए थे। शेष कुछ लोग अभी भी ध्यानमग्न होकर गोल वेदी की दीवार पर बनी सुनहरी आकृति को उत्तेजित करने का प्रयास कर रहे थे। अचानक आदमी के शरीर के चारों ओर फैली सुनहरी रोशनी की परत ज्वार की तरह पीछे हट गई और गोल वेदी की दीवार पर बनी आकृति की ओर लौट आई। तभी उसका चेहरा सामने आ गया। ये वह बलवान व्यक्ति था जो लेवल 8 के राक्षसी मानव को तांग हुआन पर हमला करने से रोकना चाहता था। अरे, मैं तो स्टेज 1 मार्शल डिसाइपल को भी नहीं हरा सकता। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वह मोटा आदमी गुस्से से गाली देने लगा। उसकी गोल आंखें अविश्वास से भरी थीं। उसके लिए अपने प्रतिद्वंद्वी को उत्तेजित करना और उस भ्रामक स्थान में प्रवेश करना आसान नहीं था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस क्षण वह शुरू करेगा, वह इस हद तक परास्त हो जाएगा कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी के मूसलाधार हमलों का मुकाबला भी नहीं कर सकेगा। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। मायावी अंतरिक्ष में प्रतिद्वंद्वी वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। जब तक भ्रामक स्थान ढह नहीं गया, तब तक उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उसका प्रतिद्वंद्वी केवल स्टेज 1 मार्शल शिष्य था। इससे उसे और भी अधिक अविश्वास हुआ। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैं 8वें चरण का एक प्रतिष्ठित मार्शल लॉर्ड, एक चरण एक मार्शल शिष्य को भी नहीं हरा सकता। उस हटे कट्टे आदमी ने कुछ बार अपनी मुट्ठी जोर से हिलाई और सामने की दीवार पर लगी सुनहरी आकृति पर अपनी मुट्ठी दबाने ही वाला था कि अचानक ही वह हैरानी से भौहें सिकोड़ने लगा। उसे यकीन नहीं था कि यह उसकी कल्पना थी, लेकिन उसी क्षण उसने महसूस किया कि पूरी स्वर्ण वेदी में थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ था, लेकिन उसके बगल में खड़े व्यक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। जी। अचानक एक तीखी चीख उसके कानों में गूंजी और उसकी आवाज में उत्साह का भाव था। वह मोटा आदमी जानता था कि यह 7 रंग वाले आत्मा चूहे की आवाज थी। वह खुद को रोक नहीं सका और बाईं ओर कुछ कदम बढ़ा। तभी उसने देखा कि 7 रंग वाले आत्मा चूहे का शरीर अपने मूल रूप में लौट रहा है और खुशी खुशी अपने 2 छोटे पंजे जमीन पर पटक रहा है। अवचेतन रूप से रेनबो स्पिरिट माउस की निगाह का अनुसरण करते हुए उस मोटे आदमी की आंखें तुरंत कुछ कठोर हो गईं। अरे, वह अब ऊपर जा रहा है। काफी देर बाद जब उस बलिष्ठ व्यक्ति को होश आया तो वह कोसने से खुद को रोक नहीं सका। तांग हुआन वास्तव में पहले ही पहली मंजिल की परीक्षा पास कर चुका था और गोल वेदी की दूसरी मंजिल पर पहुंच गया था। अपनी पिछली असफलता का अनुभव करने के बाद वह अपने दिल में समझ गया कि पहली मंजिल पर परीक्षा पास करना उसके लिए आसान नहीं होगा। उसने शुरू में सोचा था कि तांग हुआन भी उसके जैसा ही है, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाता कि उसके साथ क्या गलत है, वह असफल हो गया। हालांकि उनकी आंखों के सामने घटित दृश्य ने उन्हें एक महत्वपूर्ण झटका दिया था। मुझे मत बताओ कि इस आदमी ने स्टेज 1 मार्शल डिसाइपल का एक ही बार में ख्याल रखा। जैसे ही उस मोटे आदमी के विचार घूम रहे थे, गोलवेदी के दूसरे स्तर पर तांग हुआन पहले ही शांत हो चुका था और ध्यान केंद्रित कर चुका था। उसने अपना हाथ उठाया और उसे सामने की दीवार पर लगी सुनहरी आकृति पर दबाया। जैसे ही नौयांग दिव्य भट्टी तेजी से बह रही थी, इसका आकार तेजी से उतार चढ़ाव कर रहा था और कुछ ही देर बाद तांग हुआन का शरीर एक बार फिर सुनहरे प्रकाश से ढक गया। भ्रामक अंतरिक्ष में बिल्कुल उसी जैसी शक्ल और शरीर वाला एक और सुनहरा आदमी एक बार फिर तांग हुआन के सामने प्रकट हुआ। यहाँ क्या हुआ? कीचड़ और गड्ढों से भरे जंगल में 1 दर्जन से अधिक मानव कबीले पूरी गति से दौड़ रहे थे। वे जितना आगे बढ़ते गए, स्थिति उतनी ही गड़बड़ होती गई। सभी लोग और भी अधिक हैरान हो गए। देखो, क्या वहां कोई है? एक युवक अचानक चिल्लाया। सभी ने अवचेतन रूप से उस आवाज की दिशा की ओर देखा और एक विशाल ढहे हुए पेड़ के नीचे एक व्यक्ति को दबा हुआ देखा। उसका चेहरा पीला था, जीवन का कोई भी संकेत नहीं था। जो हाथ गिरा था उस पर काले रंग के शल्क दिखाई दे रहे थे। ये स्पष्टतः दानव वंश का कोई राक्षस था। मैं इस आदमी को जानता हूं, इसे डेमोनिक इमुलेशन कहा जाता है। यह 8वें चरण का डेमोनिक कमांडर है। उसकी छाती को देखो, संभवतः उसे पानी में बह जाने से पहले ही मार दिया गया होगा। पीले कपड़े पहने एक लड़की ने गहरी आवाज में कहा। सबने ध्यान से देखा। 8वीं कक्षा के चीनी छात्र की छाती पर सचमुच घाव था। हालांकि ये कीचड़ से ढका हुआ था और अगर कोई सावधान न रहे तो ये बताना मुश्किल था। चलो चलें और देखें कि आगे क्या हो रहा है। कुछ देर बाद सभी लोग आगे बढ़ने लगे। कुछ हजार मीटर आगे जाने पर जंगल में हर जगह पेड़ उखड़ गए और वे सभी जमीन पर लेट गए। ये देखा जा सकता था कि उस समय पानी कितना बड़ा था और सड़क पर भीड़ को अधिक से अधिक लाशें मिल रही थीं और वे सभी दानव कबीले के लोग थे और उनमें से अधिकांश के शरीर पर घाव थे।
कुछ ही देर बाद समूह जमीन पर पड़े पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए एक खड्ड के चारों ओर चला गया। वे अपने सामने का दृश्य देखकर तुरंत दंग रह गए। उनके सामने हवा में एक बहुत बड़ी सफेद डिस्क तैर रही थी। जैसे ही चमकदार रोशनी फूटी, वे दोनों चकाचौंध हो गए और उनकी आंखें मोह से भर गईं। तब वह क्या चीज है? कोट। हर कोई तुरंत अवाक रह गया। दूरी पर उन्हें एक सफेद रोशनी दिखाई दे रही थी जो लगातार टिमटिमा रही थी। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस स्थान पर वे छिपे थे वह वास्तव में इतनी बड़ी डिस्क होगी। डिस्क जेड की तरह चमकदार और पारदर्शी थी। यहां तक कि यदि कोई नीचे खड़ा हो तो वह डिस्क की सतह पर असंख्य रेखाओं को स्पष्ट रूप से देख सकेगा, जिससे एक रहस्यमयी एहसास होगा। पंगशुओं ने जो आभा प्रकट की वह और भी अधिक शक्तिशाली और राजसी थी, इतनी शक्तिशाली कि किसी की भी आत्मा कांप उठती थी। सब लोग यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूं। काफी देर बाद ही सभी को होश आया और वे एक दूसरे को निराशा से देखने लगे। तभी हरे कपड़े पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति ने धीमी आवाज में चिल्लाते हुए तेजी से आगे की ओर गोली चलाई। हालांकि नीला लबादा पहने वह व्यक्ति अभी केवल 10 मीटर ही आगे बढ़ा था कि उसने आश्चर्य से चीख मारी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल अदृश्य हाथ ने उसके शरीर को पकड़ लिया हो और वह हवा में उड़ गया। ऊपर आसमान में हरे कपड़े पहने आदमी पागलों की तरह चिल्ला रहा था, लेकिन अब उसकी ओर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। हालांकि उसके मुंह के आकार से ऐसा लग रहा था कि यहां मत आना। 1 या 2 सांसों में ही नीला वस्त्र पहने हुए आदमी की आकृति डिस्क के बीच के विशाल छेद से गायब हो गई। इस अचानक घटनाक्रम को देखकर सभी लोग स्तब्ध होकर मौन हो गए। ऊपर आसमान में तियान कबीले के जादूगरों ने जब यह दृश्य देखा तो वे सभी दंग रह गए और अब डिस्क के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। काफी समय बाद मानव कबीला और तियान कबीले के जादूगर सदमे में लुओफू संत पर्वत पर लौट आए। उनके जाने के कुछ समय बाद ही 7वें चरण के कुछ ईगलमैन की आकृतियां गोल डिस्क के पास हवा में दिखाई दी। जब उनमें से एक को गोल डिस्क ने घेर लिया तो अन्य घबराकर भाग गए। बहुत जल्दी पांगशुओ डिस्क और सभी प्रकार के अनुमानों के बारे में खबर न केवल लुओफू सेंट पर्वत के तल पर बल्कि लुओफू दुनिया से जुड़े 3 गुप्त क्षेत्रों में भी फैल गई। वे शीघ्र ही महिमा महाद्वीपों, पवित्र आत्मा महाद्वीपों तथा शांत महाद्वीपों तक फैल गए। उस क्षण तीनों कुलों के कई विशेषज्ञ जिन्होंने समाचार प्राप्त किया था, वे सभी बहुत हैरान थे, क्योंकि गोल प्लेट ने मानव कबीले के पूरे समूह को निगल लिया था, जिसमें यूफेयान का समूह, तियान कबीले का समूह, किंगयन का समूह और दानव कबीले का समूह शामिल था। हालांकि जब हर कोई भ्रमित महसूस कर रहा था, तीनों कुलों के कुछ जानकार विशेषज्ञ यह निर्धारित करने में सक्षम थे कि लुओफू दुनिया में दिखाई देने वाली गोल डिस्क पौराणिक खजाना 7 शानदार स्टार प्लेट थी। ऐसा कहा जाता था कि 7 ग्रहों के अंतरिक्ष में परीक्षण पास करने के बाद एक शक्तिशाली 7 ग्रहों की आत्मा का निर्माण होगा। जैसे ही यह खबर उन तक पहुंची, तीनों कुलों के गुप्त क्षेत्र तुरंत हिल गए। वह इतना तेज कैसे हो सकता है? 7 शानदार सितारा प्लेट, मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में ऐसी अजीब चीज होगी। 7 ग्रह आत्मा शरीर, तस्क, ये पहली बार है जब मैंने सुना है कि 7 गौरवशाली आत्मिक शरीर को संघनित करने के बाद क्या यह आपकी साधना को बढ़ाने में बहुत मददगार होगा? कोट। हाँ, तुम बड़े मूर्ख हो, मुझे मत बताओ कि तुम सोचते हो कि 7 शानदार आत्मा शरीर सिर्फ एक प्रकार का शरीर है। मैं आपको बता दूं, ये वास्तव में 7 अलग अलग शारीरिक संरचनाओं को संदर्भित करता है। वे हैं सूर्य, चंद्रमा, तारा, ताइबाई, यंग, तारा और तारा। कोट। यूफेयन, तांगहुआन, लियुकियान ये और बाकी लोग बहुत पहले ही 7 शानदार सितारा प्लेट में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ तियान कबीले और दानव कबीले के विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। आप इसे ऐसे नहीं कह सकते। ये एक ऐसा अवसर है जो कम से कम 3000 वर्षों तक बना रहेगा। आप इसे कतई नहीं भूल सकते। भले ही आप 7 शानदार आत्मा शरीर को संघनित नहीं कर सकते, फिर भी आप अपने क्षितिज को व्यापक बना सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में सकुलर फ्यूजन गोलियां तैयार रखें। चल दर। कोट। स्वर्ग के आत्मिक क्षेत्र के विशाल मैदान में लोग पहले से ही एकत्रित होकर शोर मचा रहे थे। यहाँ बहुत से युवक युवतियां एकत्रित हुए और तीसरे स्तर के सभी मार्शल योद्धाओं को बुलाया गया। कई लोग तब क्रोधित हुए जब वे परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने ये खबर सुनी कि 7 शानदार सितारा प्लेट लुओफू वर्ल्ड में दिखाई दी थी, तो उनके दिलों में गुस्सा पूरी तरह से सदमे में बदल गया था। इस समय लगभग सभी के दिल की धड़कनें रुक गईं। इसके तुरंत बाद कुछ लोग प्लाजा से निकलकर लुओफू वर्ल्ड के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़े। ये सभी लोग 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड और स्टेज 7 के मार्शल मास्टर थे। यद्यपि स्टेज 6 मार्शल मास्टर चिंतित और बेचैन था, उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी और वह केवल लुओफू वर्ल्ड जाने के आवेग को दबा सकता था। आखिरकार लुओफू वर्ल्ड में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की स्थिति निश्चित नहीं थी।
यदि वे बदकिस्मत रहे तो बहुत संभावना थी कि लुओफू दुनिया में प्रवेश करते ही उनका सामना मजबूत और भयंकर जानवरों से होगा। भले ही इस समय उनका सामना किसी जानवर से न हुआ हो, फिर भी इस बात की पूरी संभावना थी कि 7 शानदार सितारा प्लेट की ओर जाते समय उनका सामना किसी जानवर से हो सकता था। तीनों कुलों से 7वें और 8वें चरण के इतने सारे विशेषज्ञों के साथ स्टेज 6 मार्शल मास्टर की सफलता की संभावना बहुत कम थी। फायदे और नुकसान को ध्यान में रखते हुए स्वाभाविक रूप से स्टेज 6 के कुछ मार्शल मास्टर थे जिन्होंने जोखिम लेने की हिम्मत की। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, इस स्वर्ग के आत्मा गुप्त क्षेत्र में चरण 7 के मार्शल मास्टर और 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड बिना किसी निशान के जल्दी से गायब हो गए। यह मानव कबीले के स्वर्गीय आत्मा गुप्त क्षेत्र और तियान कबीले को जोड़ने वाले गुप्त क्षेत्रों के लिए भी समान था। बड़ी संख्या में युवा गुरुओं के आगमन से ये छोटी सी दुनिया शोर और उत्साह से भर गई। कुछ भाग्यशाली लोग उसी दिन लुओफू विश्व के केंद्र में उतरे और लुओफू सेंट पर्वत की तलहटी में पहुंच गए। उनके द्वारा लाई गई खबर ने तीनों कुलों के युवा विशेषज्ञों के दिलों में व्याप्त संदेह को तुरंत धुएं की तरह हवा में उड़ा दिया। फिर वे बड़ी खुशी से चले गए। कुछ ही समय बाद लुओफू पवित्र पर्वत उजाड़ हो गया और स्वर्ग की सीढ़ी पर बहुत कम लोग बचे थे। दूसरी ओर जैसे ही तीनों कुलों के युवा विशेषज्ञ झुंड बनाकर पहुंचे, अधिक से अधिक लोगों को चूसने के लिए भेजा गया। चंद्र अंतरिक्ष के अलावा अन्य 6 स्थानों में केवल कुछ ही लोग थे। वहां केवल 20 लोग ही थे। वे सभी खाली थे, लेकिन अब वे और अधिक अमीर होते जा रहे थे। कौन है वो? वह वास्तव में 5वें स्तर तक पहुंच गया। वे सभी दानव कुल से थे और उनकी कमर पर तीखे सींगों के रंग को देखकर यह प्रतीत होता था कि वे 7वें चरण में स्पष्टतः महान शैतान थे। जब उन्होंने 9वीं मंजिल पर स्वर्ण वेदी देखी तो वे दंग रह गए। सूर्यस्थान के अंदर की स्थिति को देखकर ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि स्वर्ण वेदी के ऊपर जो जितना ऊंचा होगा, लाभ उतना ही अधिक होगा। ये ठीक होता यदि सभी लोग स्वर्ण वेदी के चौथे और 5वें स्तर पर होते, लेकिन अधिकांश लोग अभी भी स्वर्ण वेदी के नीचे थे और उनमें से 4 लोग दूसरे स्तर पर पहुंच गए थे। ये वास्तव में आश्चर्यजनक था कि एक व्यक्ति सीधे 5वें स्तर पर पहुंच गया था। तांग हुआन। थोड़ी देर बाद रैंक 7 का एक ट्रॉन्ट जोर जोर से बड़बड़ाने लगा। यद्यपि 5वीं मंजिल पर स्थित आकृति बहते पानी के समान सुनहरी रोशनी की परत से ढकी हुई थी और उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देख पाना कठिन था, लेकिन यदि कोई उसके हाथ में हथियार को देख ले तो उसकी पहचान कर सकेगा। आखिरकार भाले का आकार अनोखा था और यह अविस्मरणीय था। मादरचोद, ये साला इतनी जल्दी कैसे उठ गया? स्टेज 7 का भालू आदमी अपने दांत पीसता हुआ गुर्राया। कुछ समय पहले 7वें चरण का एक महान दानव सौभाग्य से उफनती धारा से बच निकला था। लुओफू संत के चरणों में स्थित दानव कबीले के कई लोग जानते थे कि उस दिन 7 शानदार सितारा प्लेट के नीचे घाटी में क्या हुआ था। दानव कबीले के कई विशेषज्ञों को तांग हुआन ने क्रमिक रूप से मार डाला और उनमें से लगभग आधे 8वें चरण के राक्षसी कमांडर थे। इससे दानव कबीले के लोग तांग हुआन के प्रति घृणा से दांत पीसने लगे। अब तांग हुआन को दूर से आगे बढ़ते देख दानव कबीले के लोग और भी अधिक क्रोधित हो गए। हालांकि कुछ ही देर में उनका ध्यान स्वर्ण वेदी के नीचे इंद्रधनुषी रंग की रोशनी की एक छोटी सी गेंद की ओर आकर्षित हुआ। जमीन पर एक सपाट आकृति थी और आकृति के आकार से स्पष्ट था कि वह एक महिला थी। इंद्रधनुषी आत्मा माउस। ट्रेंट ने पानी का एक घूंट लिया और फिर बड़े कदमों से ट्रेंट राजा की ओर दौड़ा। कुछ ही समय में दोनों के बीच की दूरी केवल 10 मीटर रह गई। वह पहले से ही स्पष्ट रूप से देख सकता था कि जमीन पर लड़की म्यू यान थी, लेकिन इस समय 7 रंग वाली आत्मा माउस का प्रलोभन स्पष्ट रूप से उससे कहीं अधिक था। जी रेनबो स्पिरिट माउस अचानक जाग गया और अपने दांत दिखाते हुए चीखने लगा। उसके पूरे शरीर पर इंद्रधनुषी फर एक हाथी की तरह खड़ा था। अगले ही क्षण रेनबो स्पिरिट माउस ने जोरदार छलांग लगाई और क्लास 7 ट्रीमैन की ओर झपटा, जो 2 से 3 मीटर की दूरी पर झपटने और काटने के लिए तैयार खड़ा था। राक्षस ने उपहास किया और अपने पंजे आगे बढ़ा दिए। रुकना! अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और 7वें चरण का वृक्ष मानव हिलना बंद नहीं किया। उसकी आंखें अवचेतन रूप से आवाज की दिशा का अनुसरण कर रही थीं, केवल ये देख पा रहा था कि कुछ ही दूरी पर स्वर्ण वेदी के नीचे एक 8वें चरण का वेयरवुल्फ उसे उत्सुकता से घूर रहा था। उसकी अभिव्यक्ति ने कक्षा 7 के ट्रेंट को हैरान कर दिया। उसका मुंह हिला, लेकिन इससे पहले कि वह कोई आवाज निकाल पाता, गोल वेदी के ऊपर से सुनहरी रोशनी की एक किरण उसकी ओर बढ़ी और उसे अपने भीतर घेर लिया। पलक झपकते ही ट्रांस सुनहरी रोशनी की रोशनी में पूरी तरह पिघल गया। रेनबो स्पिरिट माउस हल्के से जमीन पर तैरता हुआ आया और नीचे बैठ गया। वह चीखता रहा और उसका छोटा शरीर छलनी की तरह लगातार हिलता रहा, मानो वह हंस रहा हो। ये दृश्य देखकर 8वें चरण के दानव कमांडर की आंखें उदास हो गईं और 7वें चरण के कुछ महान राक्षस और उनके पीछे आने वाले तियान कबीले के जादूगर सभी अचंभित और भयभीत हो गए।
इस समय उन्हें अंततः समझ में आया कि क्यों सूर्य अंतरिक्ष के बाकी लोगों ने 7 रंग वाले आत्मा चूहे की ओर से आंखें मूंद ली थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वे यहाँ कदम बढ़ाते तो 7 शानदार सितारा प्लेट द्वारा मारे जाते। तीनों कुलों में से कई ऐसे थे जो लालच में अंधे हो गए और इस बात को नजरअंदाज कर दिया। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग सूर्य अंतरिक्ष में प्रवेश करते गए, रेनबो स्पिरिट माउस के लालच में आए लोगों को हर बार स्टार प्लेट द्वारा मार दिया जाता था और कोई भी उन्हें चेतावनी नहीं दे पाता था। दूसरी ओर स्वर्ण वेदी के ऊपर तांग हुआन का स्थान बढ़ता जा रहा था और छठे, 7वें और 8वें स्तर तक पहुंच रहा था। स्वर्ण वेदी के 8वें स्तर पर तांग हुआन ने अपने हाथों में एक लंबा भाला पकड़ रखा था, मानो वह एक शाश्वत जीवाश्म हो। वह वहीं निश्चल खड़ी रही, उसका शरीर, यहाँ तक कि उसके हाथों में मौजूद हथियार भी असामान्य रूप से घने सुनहरे बहते प्रकाश से ढक गए थे। बूम बूम। भ्रामक अंतरिक्ष के अंदर 2 आकृतियां तेजी से चमक रही थीं, जबकि उनके 2 भाले आपस में पागलों की तरह टकरा रहे थे। शक्ति क्यूई से तीव्र विस्फोटों की आवाजें सुनी जा सकती थीं। इस स्तर के परीक्षण में तांग हुआन पहले ही 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड तक पहुंच चुका था और उसका प्रतिद्वंद्वी भी 8वें चरण का मार्शल लॉर्ड था। तांग हुआन के पास पवित्र निर्वाण अग्नि थी और उसके प्रतिद्वंद्वी के पास भी पवित्र निर्वाण अग्नि थी। इस समय ड्रैगन और फीनिक्स लांस की शक्ति, ये हथियार जो रैंक में आगे बढ़ गया था, को भी उन दोनों ने सीमा तक धकेल दिया। युद्ध की शुरुआत से ही ये स्थान एक अतुलनीय रूप से विशाल स्टोव में बदल गया था। एक दूसरे पर आरोपित 2 भालों से निकलने वाली गर्मी अत्यंत भयावह स्तर तक पहुंच गई थी। इस समय 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड का शिखर भी इस गर्मी का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि इस तरह के माहौल में तांग हुआन और उसका प्रतिद्वंद्वी पानी में मछली की तरह थे। तांग हुआन का भाला हवा में नाच रहा था, आग की लिपटों से घिरे भाले के सिरे से ज्वलंत लाल आभा उठती रही और जल्दी ही संघनित हो गई। जैसे ही एक बड़ा आग का गोला बना, भाला अचानक आगे बढ़ गया। आग का गोला तुरंत फट गया, प्रकाश की असंख्य ज्वलंत लाल धारियों में बदल गया और भाले की गति के साथ आगे की ओर बढ़ गया। ये ज्वलंत इंद्रधनुष भाला कला गहन अग्नि परिवर्तन की चौथी चाल थी। हालांकि 8वें चरण का स्वर्ण पुरुष, जो तांग हुआन के सामने खड़ा था, उसके साथ एक मौन समझौते पर पहुंच गया था, क्योंकि उसने उसी समय गहन अग्नि परिवर्तन तकनीक का प्रयोग किया था। लगभग उसी समय एक बड़ा सुनहरा अग्नि गुब्बारा फटा और प्रकाश की सुनहरी धारियां आगे बढ़ीं, जिससे आकाश धुंधला हो गया और पृथ्वी ढक गई। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। बूम। धरती को हिला देने वाली एक ध्वनि गूंजी, जो किसी व्यक्ति के कान के पर्दे को फाड़ देने में सक्षम प्रतीत हुई। प्रकाश की 2 धाराएं तेजी से एक दूसरे से टकराईं, क्योंकि शक्ति क्यूई ने कहर बरपाया, जिससे एक अतुलनीय रूप से भयावह आभा प्रचंड तूफान की तरह बाहर निकली, जो सभी दिशाओं में फैल गई। एक क्षण में इस छोटे से क्षेत्र में स्थान बहुत अधिक विकृत हो गया, मानो वह किसी भी क्षण ढह जाएगा। हालांकि एक क्षण बाद ऐसा लगा कि लाल बत्ती ने अपना प्रभुत्व जमा लिया है। लगातार और भीषण टक्करों के बीच यह 8वें चरण के गोल्डन मैन की दिशा में थोड़ा और आगे बढ़ गया। डिंग। ये वही क्षण था जब 2 ड्रैगन और फीनिक्स भाले के अग्रभाग शक्ति क्यूई की परतों को भेदते हुए असाधारण सटीकता के साथ एक दूसरे से टकराए। इसी समय 2 आकृतियां बार बार पीछे हटी और हवा के बीच में सुनहरे रंग का प्रकाश अंततः गायब हो गया। शेष दर्जनों ज्वलंत लाल रंग की रोशनी सीधी रेखाओं में प्रवाहित हुई और बिजली की गति से 8वें पायदान पर खड़े गोल्डन मैन के शरीर पर बेरहमी से टूट पड़ी। बम। गोल्डन मैन, जिसने अभी तक अपने पैरों को स्थिर नहीं किया था, एक कटी हुई पतंग की तरह उड़ गया और अपने पीछे की सुनहरी दीवार पर जोर से गिरा। डैंग डैंग डैंग। तांग हुआन ने अपना शरीर स्थिर करने से पहले कुछ ही कदम पीछे हटे। फिर एक क्रूर जानवर की तरह जो अभी अभी अपने पिंजरे से बाहर निकला हो, वह आगे बढ़ा। उसके हाथों में ड्रैगन और फीनिक्स लांस इंद्रधनुषी प्रकाश की किरण की तरह थे। एक क्षण में वह 10 मीटर की दूरी को भेदता हुआ 8वें पायदान पर स्थित गोल्डन मैन के सीने में जा घुसा। ची। पलक झपकते ही ड्रैगन और फीनिक्स भाले की नोक ने अभी सुनहरे आदमी के शरीर को छुआ भी नहीं था कि भाले की नोक से एक अतुलनीय तेज भाले की रोशनी निकली। कक्षा 8 का गोल्डन मैन अभी दीवार से नीचे उतरा ही था कि उसने जल्दबाजी में अपना भाला लाल बत्ती की ओर फेंक दिया। बम। एक क्षण में भाले की रोशनी बिखर गई। हालांकि जैसे ही लेवल 8 गोल्डन मैन ने अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी और वह अपनी जान गंवाने वाला था, तांग हुआन के हाथ में मौजूद ड्रैगन और फीनिक्स भाला उसके पेट में इतनी तेजी से घुस गया कि उसे नंगी आंखों से भी नहीं देखा जा सकता था। एक क्षण के बाद ड्रैगन और फीनिक्स स्पीयर ने अपनी आगे की गति रोक दी। ये स्पष्ट था कि ज्वलंत लाल भाले का सिर सुनहरे आदमी के शरीर में घुस गया था और भ्रामक अंतरिक्ष की दीवारों पर दबाव डाल रहा था। सब खत्म हो गया। ये देखकर तांग हुआन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दरअसल अगले ही पल गोल्डमैन लेवल 8
जिसके पेट में लंबे भाले से छेद हो गया था, लहरों की तरह मुड़ने लगा। कुछ ही देर बाद वह सुनहरे प्रकाश की गेंद में बदल गया और तांग हुआन के शरीर में प्रवेश कर गया। इसके बाद भ्रामक स्थान तेजी से ढहने लगा और तांग हुआन ने अपनी आंखें खोली। अब तो केवल अंतिम परीक्षा बाकी है। तांग हुआन ने राहत की सांस ली। पहले स्तर से 8वें स्तर तक नौयांग दिव्य भट्टी के अस्तित्व ने तांग हुआन को बहुत बड़ा लाभ दिया। उदाहरण के लिए, अभी अभी समाप्त हुई लड़ाई में, हालांकि वह ज्वलंत इंद्रधनुष भाला कला के चौथे रूप का भी उपयोग कर रहा था, तांग हुआन की नौयांग दिव्य भट्टी निर्वाण पवित्र अग्नि की शक्ति को चरम पर पहुंचाने में सक्षम थी, और 8वें चरण का गोल्डन मैन स्पष्ट रूप से ऐसा करने में सक्षम नहीं था, इसलिए तांग हुआन का ऊपरी हाथ था। हालांकि तांग हुआन अंतिम परीक्षण के बारे में आश्वस्त नहीं था। अगले ही पल तांग हुआन ने अवचेतन रूप से नीचे देखा। चौथी परत पर पहले से ही 2 लोग और तीसरी परत पर लगभग 10 लोग मौजूद थे। जहां तक दूसरी परत की बात है, वहां पहले से ही 20 से 30 लोग मौजूद थे। जहां तक इस गोलाकार वेदी के निचले स्तर की बात है, यहां अभी भी 60 या 70 आकृतियां एकत्रित थीं। तांग हुआन की नज़र घूमी और म्यू यान और 7 रंग वाले आत्मा माउस पर पड़ी। इस समय छोटे साथी का शरीर पहले से ही सूजना शुरू हो गया था और म्यू यान ट्रू फायर स्पिरिट स्प्रिंग को खिला रहा था। सावधानीपूर्वक हरकत के साथ केवल एक छोटी सी बूंद म्यू यान के खुले होठों में गिरी, जिसे उसने जल्दी से लौकी में वापस भर लिया। जी, जैसे कि उसने तांग हुआन की निगाह को देखा हो, 7 रंग वाले आत्मा माउस ने अचानक अपना सिर उठाया और देखा, और फिर तुरंत कूद गया और उत्साह से जयकार करने लगा। इसकी हरकतों से कई लोग तुरंत आश्चर्य से इसे देखने लगे। फिर एक एक करके 7 रंग वाले आत्मिक चूहों की निगाहें ऊपर उठी और सूर्य अंतरिक्ष में आश्चर्य की चीख गूंज उठी। तांग हुआन ने हल्का सा मुस्कुराया और फिर शांत हो गया। इसके बाद मानो उसके सामने दीवार मौजूद ही न हो, वह आगे बढ़ता रहा। उस उच्च शक्ति ने तांग हुआन के मार्ग में बाधा नहीं डाली। अगले ही क्षण आगे बढ़ा उसका दाहिना पैर दीवार से टकराकर सीधे उसमें समा गया। इसके बाद तांग हुआन का पूरा शरीर दीवार के साथ एक हो गया। बज़, हल्की कांपती हुई आवाज के बीच दीवार थोड़ी सी कांप उठी और स्वर्ण वेदी के 9वें स्तर पर तांग हुआन ने पहले ही खुद को एक चमक में प्रकट कर दिया था। ये वास्तव में लोगों की प्रतिस्पर्धा है। ये क्रोधित करने वाला है। मैं तो अभी पहला स्तर भी पार नहीं कर पाया हूं, फिर भी वह 9वें स्तर पर पहुंच चुका है। इस सौर अंतरिक्ष में कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता। ऐसा लगता है कि 7 ग्रहों की आत्मा शरीर में से सूर्य आत्मा शरीर निश्चित रूप से उसके हाथों में आ जाएगा। कोट। स्वर्ण वेदी के नीचे जो लोग भयभीत थे, वे आश्चर्य में आपस में बड़बड़ा रहे थे। इस समय तांग हुआन पहले ही गोल वेदी के चारों ओर चक्कर लगा चुका था और जल्दी से एक चक्कर लगा लिया। इस स्थिति में दीवारों पर उकेरी गई स्वर्ण आकृतियां अत्यंत विरल हो गईं। पूरी 9वीं मंजिल में केवल 9 स्वर्ण आकृतियां थीं। पहली मंजिल पर कई सुनहरी आकृतियां थीं। थोड़ी देर बाद तांग हुआन ने अपना मन शांत किया। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी दाहिनी हथेली को सुनहरे रंग की आकृति पर दबाया। बहती हुई रोशनी ने उसके शरीर को ढक लिया और एक सुनहरा प्रकाश चमक उठा। अगले ही पल तांग हुआन को लगा कि वह एक सुनहरे भ्रामक स्थान के अंदर है। वह जानता था कि उसे इस स्थान पर पहले से ही स्टेज 9 मार्शल सेंट में होना चाहिए था, लेकिन इससे पहले कि उसे इसे ठीक से अनुभव करने का मौका मिले, उसने एक असाधारण भयानक आभा और दबाव महसूस किया। उससे दसियों मीटर की दूरी पर एक सुनहरी आकृति एक ऊंचे पहाड़ की तरह ऊंची और प्रभावशाली खड़ी थी, जिसके कारण तांग हुआन सांस लेने में असमर्थ हो गया। ची! इस भ्रमात्मक स्थान में अचानक एक तीखी सीटी की आवाज गूंज उठी। तांग हुआन ने तुरंत महसूस किया कि उसका पूरा शरीर एक तेज और झुलसाने वाली क्यू से जकड़ा जा रहा है, जो वास्तव में एक सुनहरा लंबा भाला था जो दूसरी ओर से उस पर वार कर रहा था। इसकी गति इतनी तेज थी कि तांग हुआन समय पर प्रतिक्रिया करने में पूरी तरह असमर्थ था। अभी कुछ क्षण पहले ही उसकी नज़र भाले की छाया पर पड़ी थी और अगले ही क्षण भाले का तीक्ष्ण सिरा उसकी छाती के सामने आ गया था। जवाबी हमले के लिए ड्रैगन और फीनिक्स लांस का इस्तेमाल करना तो दूर की बात थी, तांग हुआन इसे चकमा भी नहीं दे सका। वास्तव में उसका शरीर उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। एक पल में ही सुनहरा भाला तांग हुआन की छाती में घुस गया। ऐसा लग रहा था जैसे तीव्र दर्द सीधे उसकी आत्मा की गहराई से बाहर आ रहा था, जिससे तांग हुआन दर्द से कराह उठा। उंगली के झटके के बाद गोल्डन मैन के हाथ में भाला कांप उठा और एक भयानक शक्ति, जिसका केंद्र भाले का सिर था, तांग हुआन के शरीर के अंदर फट गई। तभी तांग हुआन को लगा कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है और वह जाग गया। उसके शरीर पर बहती सुनहरी रोशनी एक घटती हुई नदी की तरह थी, जो तेजी से उस सुनहरी आकृति की ओर लौट रही थी जिसे उसके हाथ से दबाया गया था। असफल।
तांग हुआन दीवार पर सुनहरे रंग को देखकर चौंक गया। 9वीं मंजिल के परीक्षण में पराजित होने वाला प्रतिद्वंद्वी स्टेज 9 का मार्शल संत था। जब तांग हुआन का शरीर उसकी आत्मा चेतना से बना हुआ भ्रमात्मक अंतरिक्ष में प्रवेश किया तो वह भी चरण 9 मार्शल संत था। इस समयावधि में तांग हुआन ने कई स्तरों पर उन्नति की तथा लगातार विरोधियों को पराजित किया। प्रत्येक जीत के बाद उसकी ताकत बढ़ती गई, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उन्होंने महसूस किया कि 9वीं मंजिल पार करना कोई बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि दोनों पक्ष स्टेज 9 मार्शल सेंट थे। लेकिन अभी का अनुभव तांग हुआन पर ठंडा पानी डालने के बराबर था, जिससे वह तुरंत जाग गया। भ्रामक स्थान के अंदर वह एक चरण 9 मार्शल संत था, लेकिन वास्तव में वह अभी भी 8वें चरण का मार्शल भगवान था। 9वें चरण के मार्शल संत में प्रवेश करने से पहले उसने जो संयम और ज्ञान प्राप्त किया था, भले ही उसे अचानक 9वें चरण के मार्शल संत की साधना प्रदान की गई थी, वह नहीं जानता था कि इसका उपयोग कैसे किया जाए और न ही वह जानता था कि इसे कैसे उजागर किया जाए। इसका अर्थ यह था कि मायावी अंतरिक्ष में उसके पास केवल चरण 9 मार्शल संत की साधना थी, न कि चरण 9 मार्शल संत की शक्ति। शुरू में मुझे लगा कि मैं एक ही बार में स्वर्ण वेदी के शीर्ष तक पहुंच सकता हूं। हालांकि अब मुझे पता है कि अंतिम स्तर को पार करना आसान नहीं है। मैं सचमुच अपने आप को बहुत अधिक आंकता हूं। तांग हुआन को होश आया और वह खुद पर हंसने लगा। अभी अभी हुए अनुभव ने तांग हुआन को बड़ा झटका दिया था। जब से उन्होंने साधना शुरू की थी, उन्हें कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति का सामना नहीं करना पड़ा था जो उनके समान स्तर का हो। उसने सोचा था कि भले ही वह केवल 8वें चरण का मार्शल लॉर्ड था, फिर भी वह उनसे कुछ वार झेलने में सक्षम होगा। हालांकि जब वह भ्रामक स्थान में था तो स्टेज 9 गोल्डन मैन द्वारा मारे जाने से पहले उसे एक भी चाल चलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये सौभाग्य की बात थी कि यह एक भ्रामक स्थान था, वास्तविक दुनिया नहीं। अन्यथा तांग हुआन पहले ही एक लाश में बदल चुका होता। तांग हुआन ने चुपके से आह भरी और पलक झपकते ही चारों ओर देखा। तीनों जातियों के कई विशेषज्ञ अभी भी लगातार लड़ रहे थे, या तो अपने विरोधियों को प्रेरित करने की कोशिश कर रहे थे या फिर लड़ने के लिए खुद को भ्रामक स्थान में डुबो रहे थे। वे स्वर्ण वेदी की 9वीं परत के सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंचना चाहते थे, और स्वर्ण वेदी के नीचे स्थित 7 रंगों वाला आत्मा चूहा भी लगातार अपने छोटे छोटे पंजे हिलाकर उन्हें प्रोत्साहित कर रहा था। ये तो बस एक असफलता है, मैं कैसे हतोत्साहित हो सकता हूँ? तांग हुआन ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा। शान शान ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस तारा जानवर को मार डाला जो 7 शानदार सितारा प्लेट की रक्षा कर रहा था, और उसने आकाशीय इन अंतरिक्ष परीक्षण सफलतापूर्वक पास कर लिया। तभी उन्होंने दुनिया को उजागर करने के लिए 7 शानदार सितारा प्लेट को सक्रिय किया। शान शान खुद के समान ही है, वह भी 8वें चरण की मार्शल लॉर्ड है। वह ऐसी कठिन चीजें भी कर सकती है, और एक नवागंतुक के रूप में स्टार जानवरों को अवरुद्ध किए बिना वह सिर्फ सन स्पेस परीक्षण के माध्यम से अपनी आत्मा शरीर को संघनित कर सकती है। वह इतनी आसानी से कैसे हार मान सकती है? कोट: किसी भी स्थिति में हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। यदि एक बार पर्याप्त न हो तो 2 बार करें। यदि 2 बार पर्याप्त न हो तो 3 बार करें। भले ही हम हर बार थोड़ा सा सुधार करें, फिर भी सफलता के कई अवसर मिलेंगे। तांग हुआन का मन हिल गया और उसने जल्दी से अपनी मानसिक स्थिति को समायोजित कर लिया। दूसरे, तीसरे और चौथे तल के युवा विशेषज्ञों को अपने वर्तमान पदों पर पहुंचने से पहले कई असफलताओं का सामना करना पड़ा था। उनकी तुलना में तांग हुआन को जन्मजात लाभ प्राप्त था। नौयांग दिव्य भट्टी का अस्तित्व न केवल प्रत्येक स्तर की दीवार पर स्वर्ण आकृति को सक्रिय करने और भ्रामक स्थान में प्रवेश करने में सक्षम था, बल्कि इससे उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को और भी तेज गति से हराने की अनुमति भी मिली। ऐसी अच्छी परिस्थितियों के साथ तांग हुआन के पास 9वीं मंजिल में इस स्वर्ण वेदी की विफलता से हतोत्साहित होने का कोई कारण नहीं था। हालांकि तांग हुआन तुरंत ही भ्रामक स्थान में प्रवेश नहीं कर सका। इसके बजाय वह स्वर्ण वेदी की 9वीं मंजिल पर दीवार के नीचे पैर मोड़कर बैठ गया। स्टेज 9 के गोल्डन मैन द्वारा अभी अभी की गई हरकत का दृश्य उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। शेन गुवान की आकृति भी समय समय पर दिखाई देती थी। वह एकमात्र स्टेज 9 मार्शल संत था जिसे तांग हुआन ने कभी देखा था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि दिव्य शस्त्र मंडप का महान बुजुर्ग शक्तिशाली था। यद्यपि वह पूरे समय अपनी आभा को नियंत्रित कर रहा था, फिर भी वह कभी कभी अपनी शक्ति का थोड़ा सा प्रदर्शन कर देता था, ठीक वैसे ही जैसे जब वह फ्यूरियस वेव सिटी के मार्शल आर्ट क्षेत्र में था। शेन गुवान के शरीर से निकलने वाली आभा और दबाव अत्यंत भयानक था, जिससे आत्मा कांप उठती थी। समय उड़ गया। तांग हुआन ने भ्रमपूर्ण स्थान में अपने अनुभवों को तांग परिवार के मार्शल आर्ट क्षेत्र में जो अनुभव किया था उसके साथ जोड़ दिया और उसे हल्के फुल्के ढंग से समझ लिया। अज्ञात समयावधि के बाद तांग हुआन ने अंततः अपना शरीर सीधा किया और अपना हाथ उठाकर दीवार पर लगी सुनहरी आकृति पर दबाया।
बज़, एक स्पष्ट और मधुर चीख के साथ, तांग हुआन का शरीर एक बार फिर सुनहरी रोशनी से ढक गया। जिस क्षण उसने भ्रामक स्थान में प्रवेश किया, इससे पहले कि तांग हुआन 9वें चरण के स्वर्ण पुरुष की आकृति को स्पष्ट रूप से देख पाता, उसने पहले ही अपने शरीर के अंदर 9 यांग दिव्य भट्टी और 5 रंगों की आध्यात्मिक गोलियों दोनों को उनकी सीमा तक धकेल दिया था। राजसी और विशाल असली क्यूई उसके शरीर में पागलों की तरह उमड़ रही थी, जबकि उसके हाथों में लंबा भाला हवा में नाच रहा था। एक भयावह गर्मी छा गई और तुरंत ही इस भ्रमपूर्ण स्थान के हर कोने में भर गई। ची! लेकिन ठीक इसी क्षण तांग हुआन के कानों में एक तेज और कान भेदने वाली सीटी गूंजी। वह भयानक दबाव एक बार फिर से बाहर आ गया और उसके तुरंत बाद एक सुनहरा इंद्रधनुष पेंग शुओ के आग के गोले को भेदता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन प्रतिद्वंद्वी का भाला उसके ऊपर से गुजरा, जिससे तांग हुआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर बंद हो गया हो। क्लैंग! टक्कर की आवाज के बीच तांग हुआन के हाथों में मौजूद ड्रैगन और फीनिक्स भाले तुरंत बाहर खींच लिए गए और सुनहरा भाला बिजली की गति से उड़ गया। तांग हुआन का शरीर कुछ इंच आगे खिसक गया, उसकी छाती में सीधा छेद हो गया और वह तीव्र छेदन दर्द एक बार फिर उसकी आत्मा की गहराई से बाहर निकल आया। फिर भी असफल। स्वर्ण वेदी के 9 स्तर पर तांग हुआन जाग उठा, लेकिन इस बार न केवल वह उदास नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में खुशी थी। पिछली बार जब उसने भ्रामक स्थान में प्रवेश किया था, तो तांग हुआन के पास व्यवहारिक रूप से प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी, लेकिन इस बार तांग हुआन कम से कम थोड़ा आगे बढ़ा। यद्यपि अंत में स्टेज 9 के गोल्डन मैन ने उसे मार डाला, फिर भी उसने कुछ प्रगति की। एक क्षण के बाद तांग हुआन एक बार फिर बैठ गया और अपने आप को शांत किया। उसने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर ली और उस दृश्य के बारे में ध्यानपूर्वक सोचने लगा जब वह 2 बार उस भ्रमात्मक स्थान में प्रवेश कर गया था। वह धीरे धीरे महसूस कर सकता था कि 9वें चरण के मार्शल संत और 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड के बीच सबसे बड़ा अंतर संभवतः बल शब्द था। यदि वह इस शब्द की गहनता को नहीं समझ पाता, तो उसे डर था कि वह कभी भी स्टेज 9 के स्वर्णिम व्यक्ति को हरा नहीं पाएगा। फोर्स को समझने के लिए किसी को 8वें क्रम के मार्शल लॉर्ड को स्टेज 9 मार्शल सेंट में अपग्रेड करने की प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी। तांग हुआन को अभी तक इस प्रक्रिया का अनुभव नहीं था, इसलिए इसका अनुमान लगाना आसान काम नहीं था। हालांकि तांग हुआन ने पहले से ही खुद को एक लंबी लड़ाई के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, इसलिए वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। जब तक सामान्य दिशा सही होगी, ये एक सफल शुरुआत के बराबर होगी। काफी देर के बाद तांग हुआन फिर से खड़ा हुआ। कुछ ही देर बाद उसका शरीर सुनहरे प्रकाश की एक परत से ढक गया। हालांकि 2-3 सांस लेने में ही वह प्रकाश लुप्त हो चुका था। इसके बाद तांग हुआन फिर से जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया। सौर अंतरिक्ष में रात और दिन के बीच कोई अंतर नहीं था। तांग हुआन पहले से ही पूरी तरह से इसमें डूब चुका था। वह बार बार खड़ा हुआ और बार बार बैठा। सुनहरे रंग के भ्रमपूर्ण स्थान में तांग हुआन लगातार 10 बार, 20 बार, 50 बार असफल हुआ था। 100 बार। डॉट। स्वर्ण वेदी की 7वीं मंजिल पर एक सफेद छाया चमकी और एक तियान कबीले का जादूगर अचानक प्रकट हुआ। वह एक युवक था जो बर्फ सफेद कपड़े पहने हुए था और उसकी पीठ पर बर्फ सफेद पंख थे। वह लगभग 26 या 27 वर्ष का लग रहा था। हा, ये बच्चा फिर असफल हो गया। जब वह स्वर्ण वेदी की 7वीं मंजिल पर पहुंचा, तो तियान कबीले के व्यक्ति ने ऊपर देखा। तांग हुआन के शरीर पर सुनहरी रोशनी को दूर होते देख वह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा लगता है कि मेरा मौका छोटा नहीं है। मैं 7वीं और 8वीं मंजिल की परीक्षा एक ही बार में पास कर सकता हूं। यह महज एक सपना है। कुछ ही दूरी पर एक दुबला पतला नीले कपड़े पहने युवक तियान कबीले के पुरुष के पीछे पीछे आया और 7वीं मंजिल पर चला गया। उसके शब्द सुनकर वह उपहास करने से खुद को रोक नहीं सका। तांग हुआन स्वर्ण वेदी की 9वीं मंजिल पर लगातार 100 बार असफल हुआ। क्या आपको लगता था कि आप जल्दी सफल हो जाएंगे? बिल्कुल। जब तियान कबीले के आदमी ने यह सुना, तो वह क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि जोर से हंसा। अगली कुछ मंजिलों की स्थिति के आधार पर 9वीं मंजिल का प्रतिद्वंद्वी स्टेज 9 रैंक वाला होना चाहिए। तांग हुआन के बार बार असफल होने का कारण यह है कि वह आपके मानव कबीले में चरण 9 मार्शल संत के दायरे के बारे में कुछ नहीं जानता है। कोट। लेकिन मैं अलग हूं। थोड़ी देर रुकने के बाद तियान कबीले के व्यक्ति ने आगे कहा, मैं बहुत पहले ही 8वें चरण के शिखर पर पहुंच चुका हूं और मैंने अपने कबीले के कई विशेषज्ञों को चरण 9 के पीछे के रहस्यों को समझाते हुए सुना है। एक बार जब मैं 9वीं परत के भ्रामक स्थान में प्रवेश करता हूं, तो मैं चरण 9 कानून संत की साधना के लिए अनुकूल होने और अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने और स्वर्ण वेदी के शीर्ष पर चढ़ने के लिए अपनी सबसे बड़ी ताकत को उन्मुक्त करने से पहले अधिकतम 2 या 3 बार असफल हो सकता हूं। दुर्भाग्य से मैं यहां बहुत देर से आया, अन्यथा इस सूर्य आत्मा शरीर का तांग हुआन से कोई लेना देना नहीं होता। कोट।
गाय का चमड़ा मत तोड़ो। नीले कपड़े पहने युवक ने घमंडी तियान कबीले के आदमी को देखते हुए ठंडी सांस ली। बच्चे, अपनी आंखें खुली रखो। देखो कैसे मेरा गहन शिखर तांग हुआन को पकड़ता है और उससे आगे निकल जाता है। तियान कबीले का आदमी जोर से हंसा, फिर उसने अपने हाथ को ऊपर उठाकर सामने दीवार पर बनी सुनहरी आकृति को धक्का दिया। तांग हुआन को पार करो। हास्यास्पद, कितना हास्यास्पद है। नीले वस्त्र पहने युवक ने कुछ उपहासात्मक भाव से अपनी भौहें उठाईं। यद्यपि उनका अधिकांश समय तियान कबीले के एशन फेदर मिस्टिक दायरे में प्रशिक्षण में बीता था और वे शायद ही कभी इस लुओफू दुनिया में आते थे, फिर भी उनकी प्रतिष्ठा कमजोर नहीं थी और कई मार्शल योद्धा जानते थे कि वह उनमें से एक थे। ये कहा गया था कि वर्तमान एजियोर फेदर मिस्टिक दायरे में इस जुबान फेंक की ताकत केवल किंग यंग से कम थी। उस गुप्त क्षेत्र के एजियोर फेदर लीडरबोर्ड में उन्हें दूसरा स्थान मिला था। यदि स्वर्ण वेदी के 9वें स्तर का व्यक्ति कोई अन्य मानव कुल था, तो उसे वास्तव में इस गहन शिखर द्वारा छीन लिया जा सकता था, जिससे उसे सूर्य आत्मा शरीर को संघनित करने की अनुमति मिल जाती। लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी मुलाकात तांग हुआन से हुई। मानव कुल की स्वर्गीय आत्मा सूची में तांग हुआन को केवल 12वें स्थान पर रखा गया था, लेकिन जब वह रैंक तक पहुंचा तब भी वह 7वें चरण के महान मार्शल मास्टर के शिखर पर ही था। अब चूंकि तांग हुआन 8वें चरण का मार्शल लॉर्ड है, यदि वह स्वर्गीय आत्मा सूची में स्थान पाने का प्रयास करे तो वह निश्चित रूप से शीर्ष 10 में स्थान पाने में सक्षम होगा। इसके अलावा तांग हुआन के लिए सबसे चौंकाने वाली बात उसकी साधना का स्तर और ताकत नहीं थी, बल्कि उसकी जन्मजात प्रतिभा और समझने की क्षमता थी। अन्यथा तांग हुआन के लिए 1 वर्ष से भी कम समय में एक साधारण व्यक्ति से, जो वास्तविक क्यूई की साधना भी नहीं कर सकता था, 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड बनना असंभव होगा। भले ही तांग हुआन को गोल्डन अल्टर के 9वें स्तर पर रोक दिया गया था, फिर भी जुबान फैंग सिर्फ इसलिए जीतने में सक्षम नहीं होगा क्योंकि उसने कहा था कि वह जीतेगा। स्वर्ण वेदी के 9वें स्तर पर तांग हुआन को नीचे से कोई हलचल महसूस नहीं हुई। जैसे ही उसे लगा कि वह जाग गया है, तांग हुआन आदतन जमीन पर बैठ गया, सभी विचलित करने वाले विचारों को दूर कर दिया और भ्रामक स्थान में अपने लाभ और हानि का सारांश देना शुरू कर दिया। अब वह यह नहीं गिनता था कि वह कितनी बार असफल हुआ था। जब वह भूखा होता तो वह बस एक गोल फ्यूशन गोली ले लेता और लगातार कोशिश करता, असफल होता, विचार करता, फिर से कोशिश करता, फिर से असफल होता और लगातार विचार करता रहता। तांग हुआन इससे थका नहीं और उसने इसे दोहराना जारी रखा। लगभग हर बार असफल होने पर भी वे लंबे समय तक टिके रहने में सफल रहे। भ्रामक अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर अपनी पहली असफलता से लेकर अंतिम क्षण तक वह समय की लगभग 1 दर्जन सांसों तक टिकने में सक्षम था। हालांकि फिर भी तांग हुआन अभी भी उसे हराने में असमर्थ था। समय उड़ता गया और नीचे की 3 जातियों के विशेषज्ञ लगातार ऊपर चढ़ते गए, जब तक कि वे स्वर्ण वेदी के शीर्ष पर नहीं पहुंच गए। वर्तमान में 8वें स्तर पर पहले से ही 3 लोग पहुंच चुके हैं तथा 7वें स्तर पर केवल 7 लोग हैं। जहां तक छठे स्तर का सवाल है, वहां पहले से ही 10 से अधिक लोग थे और 5वें स्तर पर तो और भी अधिक लोग पहुंच चुके थे। मैं समझता हूं। अचानक तांग हुआन, जो स्वर्ण वेदी के 9वें स्तर पर जमीन पर पैर मोड़कर बैठा था, उसने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर खुशी जिसे रोकना मुश्किल था प्रकट हुई। तो ये चरण 9 मार्शल संत की शक्ति है। बल स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया गया। यदि प्रभावशाली ढंग काफी मजबूत हो तो दूसरों पर बलपूर्वक अत्याचार करना पूरी तरह संभव है। ऐसी शक्तिशाली आभा के सामने कुछ कमजोर विरोधियों में लड़ने का साहस भी नहीं होगा। कोट। अगले ही पल तांग हुआन खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ उस सुनहरी आकृति की ओर बढ़ाया। हालांकि इससे पहले कि उसकी हथेली दीवार को छू पाती, स्वर्ण वेदी के 9वें स्तर पर एक सफेद आकृति अचानक प्रकट हुई। वह एक आदमी था जिसकी पीठ पर पंख थे और चेहरा बहुत सुंदर था।